मुकम्मल तौर पे इस पे इमरजेंसी लेवल पे आपने एक्शन लेना है। 5 करोड़ 3 करोड़ की ग्रांट से वो क्या ही ले पाएगा, क्या बनना पाएगा? तो ये बहुत बड़ा डिलेमा चल रहा है। तो हुकूमत की कॉल और फेल में बड़ा डिफरेंस है ना, यही बात तो मैं कर रहा हूँ। If I am financing it for you, where would you go? मुझे स्विट्जरलैंड भिजवा दें आप। बच्चे के अंदर भी कुछ होना चाहिए, टैलेंट है, वो मेहनत होनी चाहिए। कराची मलीर में रात गए फिर जलजला, मुसलसल झटके आने वाली बड़ी तबाही का इशारा। सिंगापुर के माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कराची धंस रहा है। मलीर और अतराफ के इलाकों में जमीन पिछले 6 साल में 15.7 सेंटीमीटर तक धंस चुकी है। फौरी कुछ न किया गया तो जल्द पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बजट आ गया लेकिन समझ नहीं आ रहा। फाइनेंस बिल के फौरी बाद होने वाली एफबीआर की टेक्निकी ब्रीफिंग 2 दिन बाद भी नहीं हो सकी। सहाफी नाराज और आवाम कंफ्यूजन का शिकार। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आखिर माजरा है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में सूरज का पारा हाई सरगोधा में 46 डिग्री दर्जा हरारत, 62 डिग्री तक महसूस होने का इंकशाफ। भक्कर, बहावलपुर, लाड़काना, बेनजीराबाद में भी हाल बेहाल। मुतासरा इलाकों में गर्मी का एहसास, असल दर्जा हरारत से इतना ज्यादा क्यों, आज गुत्थी सुलझाएंगे। एशियन रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया, पूरे 14 मेडल्स नाम किए। 64 साल मोहम्मद शहजाद ने भारतीय हरीफ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए तारीख रकम कर दी। फख्रे पाकिस्तान मोहम्मद शहजाद आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। और जो छोटे होते हैं वो अक्सर अपने घर के बड़े होते हैं। आज चाइल्ड लेबर डे। पाकिस्तान में 5 से 15 साल के तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे जबरी मुशक्कत का शिकार। बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन बच्चों के हाथों से औजार छुड़वाकर कलम पकड़ाना नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूँ सादिया सैमसन और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज रिलेटिवली कूलर हुआ होगा, बिकॉज मेरा ऐसा नहीं हुआ था वैसे फैसल। आई डोंट नो व्हेन आई ओपन द डोर। आज सुबह जैसे ही मैंने दरवाजा खोला है घर से बाहर निकलने के लिए, तो एकदम से ऐसा लगा या तो हीटर ऑन है, गर्म हवा के थपेड़े मुंह पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे पता नहीं मैं कहाँ पर आ गई हूँ। दिस वाज नॉट कराची। गर्मी का एक तेज थप्पड़ जो आपके चेहरे में पड़ता है ना, आपको बिल्कुल सुबह सुबह वो अच्छा नहीं लगता। और मैं ये सोचूं कि ये तो कराची है, दूसरे शहरों में क्या होता होगा, मतलब लाड़काना, सखर, जैकबाबाद में लोग किस हाल में रह रहे हैं। लाड़काना, जैकबाबाद की तो बात ही छोड़ दे, पता नहीं क्या टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। आई हैव नो आइडिया कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। अगर आप ये चार्ट इस वक्त देख रहे हैं, लाल हाशियों में जो हमने शहर आपको दिखाए हुए हैं, आपकी सोच है कि ये इसमें लाड़काना, बेनजीराबाद और ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे अगर हम दोबारा इसको फुल पे दिखाएं, सरगोधा है। सरगोधा में दर्जा हरारत कल वैसे तो 40 और इसके आसपास था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि लाइक 62 डिग्री, दे यू गो। सरगोधा में 46 था गुज़िश्ता रोज और फील लाइक 62 डिग्री था सरगोधा जैसे शहर का। Exactly. देखो अगर हम ग्रेजुअली वेदर्स की तरफ जाते हैं तो थोड़ा हमें डिफरेंट लगता है। यानी फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि भाई कहीं टेम्परेचर 43 है, वहाँ फील्स लाइक 46 हो रहा है। लाइक कराची में भी ये हुआ था हमारे साथ। जब हम उधर सिब्बी में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इवन 42, 45 को भी टच कर रहा है, लेकिन द फील्स लाइक इज 48 और सो। सरगोधा में ऐसा क्या हुआ दैट द फील लाइक 62.2? हाउ डिड इट हैपन? और ये टेम्परेचर जो है ये नीचे, मतलब ऐसे हमें इतना महसूस क्यों होता है और हर जगह का टेम्परेचर मुख्तलिफ क्यों महसूस होता है? हालांकि टेम्परेचर हर जगह पे 43, 42, 41, 45, 46 है, बट व्हाई द फील्स लाइक इतना बढ़ रहा हो जाता है? और फिर कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर ये महसूस करो कि वहाँ पर 43 होगा बट यूल स्टिल बी एबल टू ब्रीथ। बट कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, आप वहाँ पर थोड़ा सा वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं। वो टेम्परेचर की ये सारे मामलात क्या होते हैं? एक्चुअली आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या सिचुएशन है। भाई ऐसा लगता है जैसे आप तंदूर में बैठ गए हैं। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। और आप अपने पसीने, सांस और चकराने वाले जो तमाम तर मामलात हैं
वो इसमें शामिल करके देख सकते हैं। मेट ऑफिस की ये लिस्ट है और इसमें अगेन हम आपको बताएं कि लाड़काना में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसम को ऐसा लगा जैसे 51 बॉयल होना शुरू हो जाते हैं आप। इसी तरह बेनज़ीराबाद था तो 43 लेकिन फील लाइक था 57, यानी नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसी तरह आप 13 भक्कर चले डिग्री गए। ऊपर आप कैसे फील्स लाइक, बहुत अजीब लगता है ये बात सुनने में भी ऐसा। अच्छा, इसी तरह हम क्विकली दर्जा हरारत बताएं ताकि फिर हम आगे बढ़े। 49.5 था भक्कर में, महसूस 53 हुआ। सरगोदा का तो हम आपको बता चुके हैं, हर उसमें अव्वल, यानी कि फील लाइक 62। सादिया के इस वजह से तो नहीं है कि ग्रीन कवर कम है, बिकॉज सरगोदा में ग्रीन कवर तो कम नहीं है। ये भी बात है। सरगोदा इज ग्रीन। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद समुद्री हवाओं का भी फर्क होता होगा ना, और क्या होता होगा, वहाँ पर हवा ही नहीं चलती। समंदर सरगोदा में तो आज से नहीं, 1000 सालों से नहीं है ना। सो 62 इज लाइक इट्स ह्यूज। एक और भी तो थी, रिलेटिवली हमारे लिए फील्स लाइक की टर्म भी नहीं है। पहले हमें ये महसूस कैसा, ये हमें नहीं पता होता था। हम जो टेम्परेचर सुनते थे उसी को मानते थे कि भाई हमें वही महसूस हो रहा है जो टेम्परेचर हमें बताया जा रहा है महकमा मौसमियात के हवाले से। ओके, चलिए हम आगे चल के ज़रूर कोशिश करेंगे जानने की कि आगे सरगोदा में ऐसा क्या हुआ अपने नुमाइंदे से भी। लेकिन अभी हम आपको ये बता दें कि आपको पता है कि जिस शहर में इस वक्त हम बैठे हैं वो धंस सकता है। कदमों तले ज़मीन निकलने का मुहावरा तो आपने सुना होगा, लेकिन ये मुहावरा हकीकत का रूप धारा है। भले से इसके पीछे वजूहात कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अब सिंगापुर जो है, सिंगापुर की एक नाइंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, उसके माहिरीन ने होश उड़ा देने वाला इंकशाफ किया है और वो ये कराची धंस सकता है। बिल्कुल, और इसके पीछे कुछ रीजंस अभी रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया और हम बड़े परेशान भी रहे कि जो मलीर और लाठी का इलाका है वहाँ पर जल्जले महसूस किए गए और ओवरऑल कुछ 20 से ज़ायद जल्जले हमने महसूस किए और लोग डरे भी। 3.4 एग्जैक्टली 3.4 रेक्टर स्केल पर जिसकी शिद्दत थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसके बाद हमें ये खबर मिलेगी कि यहाँ की ज़मीन धंस रही है। अब इसके पीछे एग्जैक्टली और पिछले 6 साल ये होता रहा। एंड देन मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग है दैट एन इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैड टू टेल अस कि भाई आपकी ज़मीन धंस रही है। तो भाई यहाँ पर हमें क्यों नहीं पता चला कि हमारी ज़मीन पिछले 6 साल से धंस रही थी और क्या ये ख़तरनाक है, कितनी ख़तरनाक है। बिकॉज दे सेइंग कि ये दुनिया में तेज़ जो स्पीड होती है जिससे धंस रही है उसमें पाकिस्तान कम्स, दिस एरिया कम्स ऑन द सेकंड। अच्छा, इससे पहले कि हम वजूहात जानने की कोशिश करें, फिर अपने एक्सपर्ट से भी पूछें, वहाँ के लोग जिन पे ये गुजर रही है, जब उनको ये पता चला कि लांडी और मलीर में ज़मीन धंस सकती है, उनके रिएक्शन क्या थे, पहले आपको वो सुनाते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ता यहाँ पर लोग इतनी परेशानी में गुजारा है कि ग्राउंड में सोते थे। आपके सामने ग्राउंड है, इधर लोग आके सोते थे। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कोई रिसर्च करें प्रॉपर। अगर बिल्डिंग्स बनाने से हो रहा है तो बिल्डिंग्स बनाने पे पाबंदी लगाएं, अगर पानी की बोरिंग से हो रहा है तो पानी की बोरिंग करने पे पाबंदी लगाएं। पब्लिक बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई, अचानक से इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई क्योंकि पहले कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10 दिन से हम खौफजदा हैं। मेरे बच्चे गाँव चले गए और 4-5 दिन हम ग्राउंड में सोते रहे दिन रात। तो अभी भी मेरे बच्चे इसी वजह से नहीं आ रहे कि जल्दले के झटके लग रहे हैं हमें। जल्दलों की वजह से तो बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे घर की दीवारें आप देख सकते हैं कि फट गई हैं, बीच में से दरारें पड़ गई हैं। बाकी ये 4-5 दिन हम लोगों ने ग्राउंड में भी गुजारे हैं। 2 दिन तो मैं अपने भाई के घर चला गया। सीधी बात है, बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे। हम लोग रात को 2-3 बजे जब झटका पड़ता तो कहाँ जाएंगे। भाई 2-3 दिन पहले तो यहाँ पे ग्राउंड भरा हुआ होता, तो रात में लेडीज़ इतनी होती थी, लोग होते थे, सारे घर से बाहर आ जाते थे। जब से रात 1 बजे आया था ना, अल्लाह भला करे, ईद से 1 दिन पहले, वो तो इतना शदीद आया था कि बस उसके बाद लोगों को बहुत खौफ हो गया था। सो टू बी प्रिसाइज, पिछले 6 साल में 15.7 सेंटीमीटर जो ज़मीन धंस चुकी है। अब ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मौलियत मसूद लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। सर, आप समंदर के हवाले से तो बहुत सारी अर्ली वार्निंग्स देते रहे हैं, लेकिन वो जिनका ईमान है, एतक़ाद है, वो ये कहते हैं कि जब तक मज़ार है तब तक कुछ नहीं होगा। लांडी में मज़ार और मलीर में गालिबन इतने मज़ार नहीं है। 15.7 सेंटीमीटर ज़मीन अगर नीचे चली जाए, वजूहात जो सामने आई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाई राइज बिल्डिंग्स, बोरिंग एंड ऑल, तो इससे इतना असर पड़ रहा है? नहीं, बुनियादी वजूहात कुछ और हैं। पहली बात तो मज़ार बिल्कुल का होने से ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले भी ज़लज़ले आए हैं कराची में। पूरी उसकी हमारे पास वो है क्रोनोलॉजी है।
उसके अलावा साइक्लोन्स भी आए हैं, सुनामी भी आई है। 1945 में यहाँ सुनामी आई थी और 4000 लोग उस वक्त रिपोर्ट हुए थे जो मरे थे। ये जीवनी की साइड पे? नहीं, पूरे कराची में आई थी 45 में। उस वक्त पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख 4 लाख थी पाकिस्तान कराची की। देखें, बात यह है कि यह है मरीन इकोसिस्टम। ये एक शहर है जो 2 दरियाओं के बीच में है और डिस्टेंस 2 दरियाओं के बीच में 15 किलोमीटर है, लियारी और मलीर जी। और इन दोनों की डेल्टाएं हुआ करती थी जो अब नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ की 2 मेन क्रीक्स थी, गिजरी और कोरंगी जी। गिजरी क्रीक तो मुकम्मल हाउसिंग कॉलोनी बन गई है। कोरंगी क्रीक की 5 सब क्रीक्स थी, पांचों की पांचों ब्लॉक्ड हैं। कोरंगी क्रीक खुद जो है उसको अगर आप चेक करें और पुराने मैप्स चेक करें 19वीं सेंचुरी के, तो उसको श्रिंक कर दिया गया है, गोल्फ क्लब्स बना के, ये बना के, वो बना के। फिर उसके बाद यहाँ की जो लेगून्स थी, लेगून बैक वाटर होता है जो एब्जॉर्ब करता है टाइड को, ये टाइडल डेल्टा है। तो जो ओबायो लेगून थी जो इतनी बड़ी थी कि उसके ऊपर क्या क्या था, 2 तलवार, 3 तलवार, आपका हिजरत कॉलोनी, शीनी जना कॉलोनी, माई कोलाची का ये सारा एरिया दैट वाज कनेक्टेड टू द सी। और जो केबाड़ी पोर्ट था वो आइलैंड था, केबाड़ी पोर्ट वाज नॉट अ मेनलैंड। अब जब इतना आपने चोक कर दिया है शहर को, फिर ये कि आप लैंड रिक्लेम करते करते जा रहे हैं उस शहर में जहां मेजर साइज्मिक फॉल्ट है अलाबंद। 9वीं सदी से लेके आज तक जितने भी जलजले आए हैं इस रीजन में, गुजरात इंडिया तक, वो अलाबंद मेजर साइज्मिक फॉल्ट पे है। और अलाबंद मेजर साइज्मिक फॉल्ट इतना बड़ा है, मेजर साइज्मिक फॉल्ट है कि आप समझिए कि पूरा गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी, कायदाबाद, ये सारा कर करा के यदि डिफेंस क्लिफ्टन उसकी पेरीफेरीज पे हैं। फिर आ जाता है लांडी माइनर फॉल्ट। लांडी माइनर फॉल्ट लांडी के एरिया में है, मलीर उसमें है। फिर थाना बुला खान का माइनर फॉल्ट, ये हाईली खतरनाक साइज्मिक जोन में शहर, ऐसा शहर है। अच्छा, अब ये मैं आपको ट्रेंड बताऊं कि ये जलजले जो आए हैं 9वीं सदी से जो रिकॉर्डेड हैं, वो उसमें क्या हुआ। 9वीं सदी में जब जलजला आया तो उस वक्त उसका एपी सेंटर जो था वो जुंगशाई में था। और देबल पोर्ट जो था जी, पूरा का पूरा बिल्टअप स्ट्रक्चर। अच्छा, ट्रेंड होता है, सिंध का तारीखी ट्रेंड रहा है कि इसका कोस्टल सिटी जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है ट्रेड के लिहाज से। जी जी जी। तो वो पूरा का पूरा चला गया। फिर 1660 खत्म, पूरा का पूरा सब कहाँ है देबल पोर्ट, मुकम्मल तौर पे पानी के नीचे। बिल्टअप स्ट्रक्चर जो है, टेंडेंस आपने जो वो बताई ना धंसने वाली बात, जी जी जी, वो बिल्कुल सही है। ये ट्रेंड है, अलाबंद साइज्मिक फॉल्ट का ये ट्रेंड है। फिर 1668 में जलजला आया तो औरंगा पोर्ट, वो खुद मैं फिजिकली पानी में जाके देख के आया हूँ लो टाइड में। 6 किलोमीटर का बड़ा शहर है, जिस तरह मकली है इस तरह की इमारतें बनी हुई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का चर्च बना हुआ है, मैं वहाँ से उसके पत्थर भी लाया हूँ। 6 किलोमीटर का बड़ा शहर था उस वक्त। चूंकि वक़ाए नगार मुगलों के होते थे और फिर ये कि पोर्चुगीज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी और ये आ गए थे, तो उसको रिकॉर्ड हुआ है कि 30,000 हाउस होल्ड्स विद इन मिनट्स पानी में चले गए। माय गॉड। उसकी हमने जी 30,000, चूंकि 30,000 हाउस होल्ड। अच्छा, वो जब चले गए तो उसकी हमने एस्टीमेट लगाई हमने कि भाई उसकी क्या, चूंकि मैं फिजिकली भी देख के आया हूँ, तो हमने अंदाजा लगाया कि 1.5 लाख लोग मरे थे। ठीक है, बैक देन जब उतना चोक्ड नहीं था और हाई राइजेस नहीं थी। यस, वो हाई राइजेस कोई नहीं थी और आपने कोई क्रीक्स जो है ना, क्रीक्स जो है क्लोज नहीं की थी। अब तो आपने शहर को चोक कर दिया। अच्छा, अच्छा उसके बाद फिर आया 1819 में सिंदली पोर्ट जो था डिस्ट्रिक्ट बदीन में इंडिया के बॉर्डर, इंडिया के टेरिटरी में है। सही। मतलब ये सीर क्रीक के वाली साइड पे है। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त चूंकि शाह बंदर, केटी बंदर, नहीं, ये बदीन की तरफ है। ओके, इंडिया के जो बॉर्डर है बदीन के साथ, सिंध के साथ, बदीन सिंध के साथ, जी, वहाँ पे है ये। उस वक्त चूंकि फोटोग्राफ्स और स्केचेस करने के अंग्रेज वगैरह आ चुके थे, तो आप अगर गूगल करेंगे तो 1819 में सिंदली पोर्ट था और सिंदली पोर्ट पे एक बहुत बड़ा किला भी था जिसका फोटो भी है जी। वहां पे अब कुछ नहीं है, इट इज टोटली अंडर जमीन, क्योंकि पानी उधर नहीं है, उधर से ड्राई क्रीक जमीन में धस चुका है, कुछ भी नहीं है। और उस पे इंडियंस ने उस पे काफी लिखा है, मतलब रिसर्च की है।
और ये सारे अलाबंद के जल्जले हैं। फिर 2001 में जल्जला जो आया गुजरात इंडिया में, जी जी जी, वो भी अलाबंद के ऊपर आया, फॉल्ट पे आया। अलाबंद फॉल्ट तो पे जमीन बहुत खुल गई थी। जी जी और खुल फिर गई, जमीन क्योंकि के अंदर दो समझाऊं साइज्मिक एक्टिविटी का जो उसका असर कराची पे भी हुआ था। जो गुजरात इंडिया में आया था, यहाँ पे भी हमने महसूस किए थे। हैदराबाद में तो एक बिल्डिंग भी गिरी थी। अच्छा, अब ये तो हुआ, ये अब आ जाए एक और बात पे जो बहुत खतरनाक है कि ट्रिपल जंक्शन जो है टेक्टोनिक प्लेट्स का, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और अरबियन प्लेट, वो यहाँ से 150 नॉटिकल माइल्स है समंदर की तरफ। सही। और जो 1945 की जो सुनामी आई थी वो उस एक्टिविटी की वजह से आई थी। क्योंकि मकरान कोस्ट जो है, ग्वादर एंड ऑल, ये अर्थक्वेक जोन ए है, कराची जोन बी है। लेकिन कराची जोन बी के अलावा इसलिए खतरे में है कि कराची की पूरी इकोलॉजी आपने चोक कर दी है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो है अब बिल्कुल नहीं है। यानी कि कराची खतरा था जोन बी में रहते हुए, जोन ए से जोन ए में ज़्यादा खतरा था। लेकिन हमने क्योंकि इसके निकासी के पॉइंट्स चोक कर दिए हैं, हमने इसकी क्रीक्स ख़त्म कर दिए हैं, इसके मैंग्रोव्स, सिंध हुकूमत कहती है कि हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो उस पर फिर काट से ज़्यादा आपने इसकी जितने सुप्रा टाइडल जोन्स है ना, पानी ये टाइडल डेल्टा है। ये लोग कहते हैं कि जी वो दुबई में, दुबई इज़ अ डेजर्ट, कतर, सऊदी अरब ये डेजर्ट है, वहाँ पे कोई दरिया नहीं है। यहाँ तो दो दरिया हैं, फ्लैश फ्लड थ्रस्ट होता है एक, मतलब अगर ये एक जोन है जो अर्थक्वेक जोन बी है और यहाँ पे एक मेजर फॉल्ट, एक माइनर फॉल्ट मौजूद है शहर के नीचे, वहाँ अगर दोनों दरियाओं में एक साथ पानी आए और आउटलेट कम हो, ये बिल्कुल ऐसे है कि पाइप का मुंह अगर कम हो, वो पीछे से पानी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हटेगा ना, फट जाएगा। तो ये धंसा रहा है इस शहर को। और ये मैं 4 साल पहले से कहता आया हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला माफ करे, ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी होगी अगर यहाँ पे 6.5 से ज्यादा कोई एक्टिविटी हो। क्योंकि हाई राइजेस हैं, कोई बिल्डिंग कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, पानी चारों तरफ से आपने जहरीला पानी, समंदर तो है ही नहीं, गटर है, तो गटर है ये इसमें। अच्छा, तो ये मुकम्मल तौर पे इस पे इमरजेंसी लेवल पे आपने एक्शन लेना है। इट्स इमीडिएट जो है, ये समझे कि वार्निंग समझें। अभी मैं वार्निंग के तौर पे आपको बता रहा हूँ, किसी ने डिबेट करनी है आके मुझसे करे टेक्निकली, मेरे पास पूरी रिसर्च, पूरा ट्रेस मैंने किया हुआ है। अच्छा, आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि बिल्टअप स्ट्रक्चर पानी में जाने का ट्रेंड है, और ये मैं 4 सालों से कहता आ रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिकली देख के आया हूँ। 6 किलोमीटर का शहर भी बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। उस जमाने का 6 किलोमीटर का शहर, आप गूगल पे आप देख सकते हैं। कराची जो है वो कितना बड़ा शहर है और उसकी बिल्टअप स्ट्रक्चर, मैं बिल्कुल आपसे ये कहूँ, कराची का वजन कितना है? नो आइडिया, बट आई कैन, नो आइडिया, बट क्यों धंस रहा है? मैंने तो नहीं कहा ना, सिंगापुर वालों ने कहा है क्यों धंस रहा है जी। ये बिल्टअप स्ट्रक्चर अंदर जाने की टेंडेंसी है अलाबंद मेजर फॉल्ट के ऊपर। थ्रू आउट हिस्ट्री बिल्टअप स्ट्रक्चर अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये जो, मैं तो अब ओपन, लोग नाराज भी हो जाते हैं खासतौर पे बिल्डर हजरात के, यार आप ये कर रहे हो, आप लैंड रिक्लेम करके उस पर हाई राइजेस नहीं बना सकते। इट्स अ टाइडल डेल्टा, इट्स नॉट दुबई, इट्स नॉट कतर। तो ये जितना फेज 8 एक्सटेंशन ये अंदर जो जा रहे हैं, मुझे तो एक दिन डर लगता है कि दुबई भी पहुंचना चाहे किसी दिन के, यहाँ से होते होते चाइना पोर्ट बना के ये भी डीएच है। एक चीज महसूस साहब आखिर में कि एक होता है जी शहर का धंसना, अच्छा, एक हो गया अर्थक्वेक का आना, फिर एक हो गया सुनामी का आना। कोई एक चीज हो जिससे हम लड़े तो समझ में आता है, लेकिन हमने इतना ज़्यादा ख़राबी पैदा कर दी है कि अब ये चौमुखी पता नहीं कितनी कौन सी लड़ाई हो चुकी है। अब जैसे UN कहते हैं, SDGs भी कहते हैं कि जी सस्टेनेबल गोल्स, कराची के लिए क्या गोल्स हैं, सोल्यूशन क्या है इसका? सर मैं आपको बताऊं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं पहले इशारों के नामे में कह रहा हूँ, अब मैं खुल के बता रहा हूँ। मैं मुर्तज़ा वहाब मेयर को और CM को, क्योंकि उनको भी खतरा है, बिलावल हाउस को सबसे ज़्यादा खतरा है, पानी में चला जाएगा। मेरी एस्टिमेशन ये है कि 75% कराची का, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। अगर देखो ये जो रेगुलरली क्यों हो रहा है, बिकॉज साइज्म फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। किसी की मैंने वो पढ़ रहा था कि एनर्जी रिलीज हो रही है, भाई एनर्जी रिलीज तो हो रही है लेकिन माइनर फॉल्ट से हो रही है। तो मेजर फॉल्ट की क्या सिचुएशन है?
वो तो कोई नहीं जानता ना कि मेजर फॉल्ट क्या कर रहा है। फिर ये कि वी आर वेरी क्लोज टू द टेक्टोनिक ट्रिपल जंक्शन। तो ये अच्छा मतलब ये जो इसका हल जो है वो ऐसा मुश्किल है, करेंगे नहीं, लेकिन इसका हल सिर्फ यही है कि 5 सब क्रीक्स जो हैं इसकी जी कोरंगी क्रीक की, उसको रिस्टोर कर दें, जो भी वहाँ स्ट्रक्चर है ख़त्म करके खोल दें। दूसरा ये कि ये जो बोट बेसिन का जो ये लेफ्ट ओवर है उसका ओबायो लेगून का जी, इसको माई कोलाची की जो रोड है इसको ओवरहेड कर दें और इसको रिस्टोर करके समंदर से मिला दें ताकि बैकअप एब्जॉर्प्शन हो। दूसरा भी ये भी ख़तरनाक नहीं हो सकता कि पूरी आपकी मच्छर कॉलोनी, आपकी शीनी जना कॉलोनी, आपकी हिजरत कॉलोनी, ये सारा रिस्टोर करके वापस पानी की जगह पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो एक दिन ये शहर जो है वो हिस्ट्री बन जाएगा। माय गॉड, थैंक यू साहब। उम्मीद करते हैं कि जो हमने सुबह सुबह अलार्म बजाए हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचे, क्योंकि वो मुख्तलिफ हलके भी खतरे में हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल हम ले रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा देखेंगे कि हमने इससे पहले जो एक कहानी आपको बताई थी कि ये मौसम कहाँ जा रहा है, उस पर हमें कितनी बात करनी है। आफ्टर दिस वेलकम बैक इन अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम कोशिश करेंगे कि अब जरा तफरी के बारे में कुछ बात कर ले, अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बुरी बातें वो तो आपको बतानी है। फिल्म तो हमने आपको दिखा दी इससे पहले, इट वाज वेरी स्कैरी मूवी एनीवेज, बट वी होप कि उसके ऊपर कुछ हम कम बैक कर सकें। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं कि छुट्टियों से हम आए हैं तो कितनी फिल्में देखी हैं और फिल्मों में क्या एंजॉयमेंट की है, बट आई वाज सरप्राइज्ड अ लिटिल फैसल जब मैंने ये देखा कि जिस फिल्म को हम तफरी कहते हैं, एंटरटेनमेंट कहते हैं, सोचते हैं हमारे लिए टाइम पास है, उससे हम सीखते भी हैं बहुत कुछ। इस दफ़ा का जब बजट आया तो उसमें क्या हुआ, देयर वाज जस्ट नो मेंशन कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या रखा है, उसको रिवाइव करने के लिए क्या होने जा रहा है, या इवन अदर मोर देन रिवाइवल क्या कोई नई पॉलिसी आ रही है, कुछ इवन टैक्स स्ट्रक्चर भी हमें उसके ऊपर नजर नहीं आया। तो बिल्कुल खामोशी मुझे ज्यादा स्केयर कर रही है। यू नो व्हाट, आई हेट टू कंपेयर बट आपको करना पड़ेगा। चलिए, आप जो पड़ोस की इंडस्ट्री है उससे आप क्या ही कंपेयर कर लेंगे। 260 बिलियन से ज़ायद वो कमा रही है। फिर आप चलिए उसको हटाइए, तुर्की देख लीजिए या कोरिया देख लीजिए, वो भी अपनी अपनी फिल्म्स के ज़रिए जो है बहुत आगे बढ़ रही है। भाई ईरानियन सिनेमा मतलब कि आउटस्टैंडिंग ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सनत समझते हैं या नहीं समझते हैं, और इसमें सनत का अपना कितना हाथ है और हुकूमत की नज़रअंदाज करने वाली चीज़ क्या है, इसमें भी हम देख लेते हैं। इस सब पे ज़रा हम आज बात कर लेते हैं। फिल्म क्रिटिक कामरान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो चलिए, अब जब बात शुरू हो ही गई तो इसी से कर लेते हैं। फिर जो फिल्म ईद पे आई है उनका बिजनेस फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या समझते हैं इंडस्ट्री और उसके लिए बजट में क्या कुछ है, या इस बार बेहतर है, पहले बेहतर था? व्हाट्स योर से ऑन दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात की क्लैरिफिकेशन दे देनी चाहिए कि दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंडस्ट्री सिंस 2018। जब फिल्म पॉलिसी आ गई थी, कैबिनेट से अप्रूव हो गई थी, तो ऑफिशियली इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अलावा कोई 5 साल हमारे 2027 तक का इनफैक्ट हमारे पास एग्जेम्पशन है। द इंडस्ट्री इज टैक्स एग्जेम्प्ट टिल 2027 इफ़ यू मेक अ प्रॉपर प्रोडक्शन कंपनी, जो हम लोग नहीं बनाते, सिंगल प्रोप्राइटरशिप पे चल रहे होते हैं, SEC पे कंप्लाइंट कंपनीज नहीं होती, तो वो एक स्ट्रक्चर को लेके चलें इंडस्ट्री की तरफ से, तो आप इंसेंटिव ले भी सकते हैं। इंसेंटिव्स लेने वाले जो कुछ कामयाब प्रोड्यूसर्स हैं उनमें शायद 1-2 का नाम ही, जब मीटिंग्स होती हैं इसके बारे में, तो 1-2 के नाम ही सामने आते हैं। तो एक बात ये हो गई। सेकेंडली, 2018 के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया था, सबको पता चल गया था पोस्ट कोविड के इंडस्ट्री के हालात दुनिया भर के अंदर, चाहे हॉलीवुड की भी हो, हॉलीवुड इज़ ऑल्सो गोइंग अंडर अ क्राइसिस। बॉलीवुड के अंदर भी क्राइसिस थी, सिनेमा के वापस लोग नहीं गए थे स्ट्रीमिंग के बाद। तो उस चीज़ को कैसे कॉम्बैट करा जाए, तो एक फेडरल ग्रांट अनाउंस हुई थी। अच्छा, वो ग्रांट तकरीबन अब 1.5 साल लेट है। वो तो उसके प्रोसेस के अंदर कुछ इंडस्ट्री की एक जो कहलाता है एक्चुअली फिल्म एंड ड्रामा फाइनेंस फंड के नाम से आया था। मरियम औरंगजेब ने जब फेडरल की ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी तब इन्हें लॉन्च करा था। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर मरियम लेफ्ट एंड शी केम टू पंजाब एज अ सीनियर मिनिस्टर, तो वो अटक गया वहाँ। अच्छा, अब आपके पास एक पंजाब में फ़िल्म पॉलिसी आ रही है और पंजाब का एक फ़िल्म फ़ंड अनाउंस भी हो गया, सबमिशंस भी हो गए। फेडरल वाले के अंदर मई 2024 के अंदर, पिछले साल मई 17 आई थिंक या मई 12 सबमिशंस की अनाउंसमेंट भी हुई थी।
107 सबमिशंस आए आए, ही हैं। ये ग्रांट के तौर पे 1 अरब रुपए थे, जो पहले 2 अरब अनाउंस हुए थे, फिर 1 अरब हो गया, फिर पता चला सिर्फ 50 करोड़ शायद दे रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है, सही है ना, जबकि हम लोग कुछ इसका हिस्सा भी हैं। 1 अरब से 50 करोड़ भाई अब इस ऐसे सवाल का मेरा जवाब नहीं है, मगर हाँ 1 अरब से 50 करोड़ हो गया था। 2 से 1 से 50 एनीवे। तो एनीवेज, तो अब वो फेडरल फंड तो अटका हुआ है अपनी जगह के ऊपर। हमें नहीं पता इस साल भी वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। एक साल जिस फिल्म मेकर को फिल्म बनानी थी, फॉर एग्जांपल कुछ सबमिशंस बड़ी फिल्मों के हुए भी थे, सही। अब उन लोगों ने तो फिल्में बना ली, तो ग्रांट किसको मिलेगी? सही है ना? सही। अच्छा, 50 करोड़ की ग्रांट या 1 अरब की ग्रांट से इंडस्ट्री चेंज नहीं होती, क्योंकि एक फिल्म का बजट जो अच्छी बड़ी फिल्म, फॉर एग्जांपल लव गुरु की अगर हम बात करें, सही है, एक मैसिव बॉक्स ऑफिस तो कर लिया इस फिल्म ने, ये इसको बनाने का बजट भी 27 करोड़ रुपए जी। तो अगर आप 5 करोड़ की टॉप एंड के ऊपर एक ग्रांट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, अब वो तो अटकी हुई है, किसी को कुछ मिला नहीं। पंजाब का फिल्म फंड जो लॉन्च हुआ है उसकी सबमिशंस भी हो गई, तकरीबन कोई 255 सबमिशंस वहाँ चली गई हैं प्रोड्यूसर्स की तरफ से। उसकी डिटेल्स कुछ अरसे में आ जाएंगी, मगर चांसेस हैं कि वो फंड आपका इंडस्ट्री को मिलना शुरू हो जाएगा इन द नेक्स्ट मंथ और 2। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री अबाउट, आई बिलीव के, एंड दैट इज़ अ 2 बिलियन फंड, 2 अरब रुपए की इन्वेस्ट ग्रांट है डायरेक्ट फॉर फिल्म मेकर्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बेल आउट आ रहा है। अब सवाल है कि वो बेल आउट कितनी मदद करेगा इंडस्ट्री को उठाने में। प्रोडक्शन कॉस्ट बड़ी हो गई हैं, सही। अगर अमाउंट आपका 5-10 करोड़ रुपए के करीब जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अली ज़फ़र अगर एक फिल्म बनाता है, टीफा एंड ट्रबल पार्ट 2 अगर बना, तो दैट वुड कॉस्ट हिम समवेयर अराउंड 25 करोड़। बिल्कुल। तो 5 करोड़ 3 करोड़ के ग्रांट से वो क्या ही ले पाएगा, क्या बनवा पाएगा? तो ये बहुत बड़ा डिलेमा चल रहा है। प्लस कुछ इंसेंटिवाइजेशन बॉक्स ऑफिस पे भी आने वाले हैं, वो जब पंजाब का फिल्म फंड हो जाएगा तो मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल। बट दैट इज़ समथिंग जो शायद रनिंग प्रोड्यूसर्स के कुछ फ़ायदे में आए, मगर मसला सिर्फ ये है कि वो सिर्फ सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस, यानी बॉक्स ऑफिस पे फिल्म जितनी सक्सेसफुल होगी उस पर इंसेंटिवाइजेशन होगा, मगर अनलेस एंड अंटिल दीज थिंग्स आर ऑफिशियली अनाउंस्ड वेयर अप इन द एयर, वेग है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब एक नया पहलू मैं आपको बताऊं। अभी लास्ट क्या कहते हैं कोई कपल ऑफ वीक्स पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने इस बात का नोटिस लिया कि भाई वो फेडरल ग्रांट का क्या हो गया, कहाँ अटक गए। तो उसके लिए 3 मीटिंग्स हुई हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुज़ैफर रहमान, हु इज़ ऑल्सो द स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, SAPM भी है वो, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और इसमें ये हो सकता है कि क्या पता प्राइम मिनिस्टर का खुद का इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि सॉफ्ट इमेज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, एक नैरेटिव बिल्ड करना जिसमें हम बहुत फंसे हुए बेसिकली, उसकी पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है। और हमारी नंबर ऑफ फिल्म्स अब बिल्कुल ही नहीं है, आपके पास बड़ी फिल्म्स आ गई हैं। कामरान साहब, इसमें जब आपने ये बहुत बड़ी, एक तो हो गई एंटरटेनमेंट साइड ना, चलिए वो तो ठीक है। नाउ कमिंग टू द नैरेटिव बिल्डिंग, आप पड़ोस में देख लें, कचरा बना रहे होते हैं उनको, वो आप जनाब जी हुजूर से आगे अभी तक नहीं पढ़ पाए व्हेन दे आर पोर्ट्रेइंग पाकिस्तान, ठीक है। फिर वो कराची में खड़े होकर बलूचिस्तान के शहरों के नाम ले रहे होते हैं, बलूचिस्तान में खड़े तो उनको पता ही नहीं कि वहाँ का किस तरह का रगड जोन है, वो बलूचिस्तान में हरियाली दिखा रहे होते हैं अमिड्स ऑल दोज माउंटेन्स। सो द थिंग इज के वो कुछ भी कचरा बना के कुछ ना कुछ नैरेटिव तो बना रहे हैं ना। सो क्या आपको लगता है कि हमने सिर्फ बतौर इंडस्ट्री नहीं, बतौर नेशन, बतौर गवर्नमेंट ये रियलाइज़ किया है कि भाई ये प्लेटफॉर्म कितना ज़रूरी है नैरेटिव बनाने के लिए ना, और उसमें ये भी जोड़ लीजिए कि अब तो बात पर्दे से निकल के OTT पे आ रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, OTT का एक छोटा सा मैं बात में क्लियर करूँ। देखिए, OTT जैसे नेटफ्लिक्स है, पाकिस्तान के अंदर अब एक अच्छी खासी आवाम देखती है। टॉप 10 फिल्म्स में 60% 50% फिल्म्स इंडियन होती है। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी टॉप 10 के अंदर इंडियन फिल्म्स को देख रही होती है। पाकिस्तानी कंटेंट जा नहीं सकता, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं नेटफ्लिक्स के। अच्छा, पाकिस्तान के पास अपना इतना पैसा नहीं है कि लॉन्च कर सके कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वो अरबों की गेम हो जाती है। सही है ना? आपको एटलीस्ट 10,000 आवर्स ऑफ कंटेंट चाहिए ताकि आप फ्लिप ना कर सकें। 10-15 फिल्में, 22 फिल्में, 25 फिल्मों से कुछ नहीं होगा। अब तो नंबर ऑफ फिल्म्स ही पाकिस्तान में कम बन रही हैं। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा इशू हो गया। सेकंड बात जो आपने कही, नैरेटिव बिल्डिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को। इंडिया के अंदर, जैसे आपने एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से आती है, पाकिस्तान को पोर्ट्रे करा जाता है एज अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली, सही है ना? तो
ये एक बहुत बड़ा मसला है, मगर वहाँ अगर ये 30% आवाम को भी ये चीज़ इन्फ्लुएंस करे, वो इमेज उनके दिमाग में डाल दे, तो दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। जो कर चुका है, जो करते हैं और प्लस साथ साथ आपकी बहुत बुरी फिल्म्स हैं, बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेयल के अंदर पाकिस्तान आता है। अभी हमें पता चल गया कि एयर सुपीरियॉरिटी हमारी कितनी है, मगर वहाँ आप देखते हैं कुछ और होता है। पाकिस्तान इसको एनकैश सही नहीं कर सकता। जब हम कभी एयरफोर्स या कभी पुलिस अपना आपकी स्पेशलाइज फोर्सेज हो गई या आर्मी के ऊपर फिल्म बनाते हैं, दे बिकम लैकलस्टर। एंड द प्रॉब्लम इज कि वी स्टार्ट पुशिंग आवर ओन एजेंडाज, आवर फिल्म मेकर्स आरंट एज कम्पिटेंट टू डू दिस, तो हम एक बैकफुट पे चले जाते हैं। हमें चाहिए इतना पैसा इस इंडस्ट्री में इनफ्लो हो। आपके पास अगर इंसेंटिव, जैसे इस बजट में मैंने तो कुछ नहीं देखा, मेरे ख्याल से पिछली वाली चीज़ें शायद कैरी ओवर होकर आ रही हैं, अगर वो आ गई तो भी बहुत बड़ी बात है। मगर इस बजट के अंदर और अगर ज़रूरत थी कि भाई आप कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स, कपल ऑफ मोर इंसेंटिव्स दें। 2027 में जो आपके पास फिल्म का इंसेंटिव आ रहा है, प्रोड्यूसर्स के इनकम टैक्स लेवी हैं, आपको एज अ फिल्म प्रोड्यूसर यू डू नॉट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स, देयर इज नो विद होल्डिंग टैक्स ऑन सिनेमा, देयर इज नथिंग। 27 में ख़त्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़े कुछ सवाल हैं जिसको एड्रेस करना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट आफ्टर, क्योंकि मैं मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जो हुज़ैफा रहमान साहब ने जो करी थी, वेरी अग्रेसिव एंड वेरी सिंसियर मीटिंग्स, एक्शन प्लान के साथ कि कुछ बन जाए पाकिस्तानी सिनेमा का। अगर प्राइम मिनिस्टर ये स्टेप ले लेते हैं एंड ही टेक्स इट इनटू कंसिडरेशन, एक सबसे बड़ा मसला होता है कि आपकी जो फिल्म आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर, मिस्टर हुज़ैफा रहमान और बाकी आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर होते हैं। ऐसा ना हो कि मिनिस्ट्री लड़ जाए बीच के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इफ़ द प्राइम मिनिस्टर टेक्स इनटू कंसिडरेशन एंड मेक्स दैट डिसीजन कि इंडस्ट्री कल खड़ी करनी है, तो शायद गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद इंडस्ट्री सच में खड़ी हो जाए। नहीं तो ग्रांट्स और 1 अरब और 2 अरब रुपए की ग्रांट से कुछ नहीं होना। ये सिर्फ वक्ती है, एक बैंडेज है, आप लगाते हैं, एक छोटी सी बैंडेड है जो 1 साल में ख़त्म हो जाएगी। अगले साल क्या होगा? लॉन्ग टर्म आपके पास क्या करने जा रहे हैं? एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली सो देयर नीड्स टू बी लॉन्ग टर्म प्लान। इन फैक्ट देखते हैं क्या होता है। हम आखिरी पड़ाव पे आ गए, लव गुरु आ गई है, लव गुरु ने अच्छा बिजनेस कर लिया है, 28 करोड़ रुपए का बिजनेस है इसका राइट नाउ, जबकि वो भी तकरीबन 25-27 करोड़ रुपए की हो गई, और वो 40 से 60 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन है। तो इसके बाद मगर कोई बड़ी फिल्म नहीं है जी हाँ। 1 साल आपका पूरा खाली पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है कामरान, थैंक यू सो मच। क्या इस बिग डील के बाद हम कुछ कर पाएंगे या नहीं? अब ये देखना है कि अगर यहाँ से कुछ हो रहा है तो वहाँ से क्या हो रहा है, और अगर वहाँ से हो रहा है तो वो कितना डिलीवर हो पा रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। वेल विद दैट कामरान, आपका बहुत शुक्रिया दैट यू वर हियर विद अस, गिव अस योर प्रेशियस टाइम। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे और बात। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या रोज़ाना हम बजट की बात करें। देखिए, बजट की बात हम वो कर रहे हैं जो आपसे रिलेटेड है, यानी कि सैलरी क्लास। अब कितना रिलीफ मिला, चलिए आपको फ़ौरन से लेके चलते हैं और बताते हैं। देखिए, एक तो ये कि 50,000 से कम जिनकी तनख्वाह है उनके लिए तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन उससे ऊपर लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड और आपको बताते हैं कि अगर आपकी सैलरी ब्रैकेट जो है वो ये है, यानी कि सालाना 6 लाख से 12 लाख है, यानी कि मंथली आपकी अगर लाख रुपए सैलरी है, पहले टैक्स आपका कट रहा था 2,500 रुपये और एनुअल जो टैक्स आपका 30,000 कट रहा था, लेकिन अब जो है नया जो टैक्स कटेगा आपका वो कटेगा 500 रुपये और एनुअल आपको पूरा साल 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। जिसका मतलब ये कि आप करंट जो है, अगर आपकी लाख रुपए तनख्वाह तो घर आप 97,500 रुपये लेके जा सकते हैं पहले, और अब 99,500 रुपये लेके जा सकते हैं। 97 पहले लेके जाते थे, अब 99,500 रुपये लेके जाएंगे एंड आप सालाना 24,000 रुपये बचा सकते हैं। अब फैसला आपको करना है कि उस 24,000 का आपने क्या करना है। अगला स्लैब आपके सामने लाते हैं और अगला स्लैब जो है वो है जनाब आली 12 लाख से 22 लाख। टैक्स रेशियो उस पर 11% है, यानी अगर आपकी तनख्वाह महाना 1,83,000 और उससे ऊपर है तो जनाब आपको टैक्स जो पहले लगता था मंथली वो लगता था 14,950 और उसके बाद एनुअल टैक्स आपका 1,80,000 के करीब बनता था। और अब जो है आपका महाना टैक्स जो है 14,950 से गिर के 9,630 पे आ गया है एंड आपका जो नया एनुअल टैक्स बनेगा वो 1,15,000 के करीब बनेगा, जो पहले 1,80,000 के करीब था। आपकी बचत जो है इस बार होगी 63,840।
पूरा साल की, और मंथली जो डिफरेंस आया वो 5,320 रुपए का है। हाँ, 63,000 बचा के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ सेविंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लैब, और नेक्स्ट स्लैब जो है उसमें आपके पास जनाबे आली जो हमारा है वो है 22 लाख से 32 लाख रुपए। इस पे 23% अब ये टैक्स आ चुका है, और मंथली सैलरी यानी कि अगर आपकी 2,60,000 के करीब है तो अब इसमें आपके पास क्या होगा, यहां से तकलीफ बढ़ना शुरू होती है। तो पहले जो एनुअल टैक्स वो 4,10,000 लगता था, मंथली टैक्स अब जो है आपका वो 27,300 रुपये लगेगा। पहले आपका 34,166, वो अब 27,000, और आप जो बचाएंगे मंथली वो होगा 6,800, अराउंड 7,000, और 82,400 रुपये की आपकी सालाना सेविंग हो सकती है। ये याद रखिएगा कि ये आपको सिर्फ सैलरी की सेविंग आ रही है, इसके बाद जो बिल्स और उसमें टैक्स देना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, और अगला जो हमारे पास टैक्स स्लैब है अब वो है जनाब 32 लाख से 41 लाख की जिनकी सालाना इनकम है, यानी मंथली जिनकी सैलरी 3,40,000, उन पे जो एनुअल टैक्स और वो जो अब लगेगा वो लगेगा 6,10,000, और पहले उन पे मंथली टैक्स लगता था 57,000। नाउ दिस इज ह्यूज, 57,000 का टैक्स पहले लगता था, अब वो लगेगा 50,000। 7,000 का डिफरेंस है, ज़्यादा से यानी कि 84,000 पहले आप बचा सकते हैं अब। सो दे यू गो। और इससे ऊपर इफ़ वी हैव यानी 32 लाख से 41 लाख के तो हमने आपको बता दिया है, और इससे अगर ऊपर नहीं है तो आप ये देख लें। तो सादिया, द सिचुएशन इज़ के जो बहुत रिलीफ मिला है, आधे लोग इस चीज़ में बटे हुए हैं कि रिलीफ जो है वो थोड़ा मिला है, कुछ कह रहे हैं कि भाई थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। ओवर टू यू सादिया, आपको कितना रिलीफ मिला? वेल फैसल, दिस ब्रिंग्स मी टू अ न्यू क्वेश्चन, और मेरे जहन में ये बात आ रही है कि जो 37,000 जो 25,000 रुपये 12-12 घंटे काम करके कमा रहा है उसका घर कैसे चलेगा, उसके बारे में तो बजट में कुछ बताया ही नहीं गया। अब हमने इसीलिए हमारे नुमाइंदे हैं काशान अवान से बात करते हैं। काशान से ये जान लेते हैं कि कराची में अगर एक गरीब इंसान कोई है तो वो कैसे गुजारा कर रहा है, 22 में, 35 में, 38,000 रुपये में वो कैसे गुजारा कर रहा है। काशान, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर जो आम आदमी मौजूद है वो क्या कह रहा है, उसकी क्या तनख्वाह है, बजट में उसके बारे में क्या तो कुछ लिखा नहीं था, कुछ बताया नहीं था, वो कैसे गुजारा करेगा? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत की जानिब से सालाना बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बजट के साथ साथ महंगाई का एक तूफान है वो भी आ गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, उसके ऊपर भी टैक्स लागू कर दिया गया है। इस दौर में क्या इनकम होती है और क्या महंगाई का ये दौर है, उस तरह सिक्योरिटी गार्ड किस तरह अपने घर का खर्चा पूरा करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड मेरा हमारा मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, बजट पेश कर दिया गया है, तमाम चीज़ों के ऊपर भारी टैक्स लगा दिए गए हैं। अब आप लोगों की सैलरीज जो होती है, किस तरह सैलरी आपको मिलती है और किस तरह घर का गुजारा करते हैं, वो ज़रा बताएं। सर जी, जहाँ तक सैलरी का ताल्लुक है तो कंपनी चाहे किसी मतलब एजेंसी के बंदे को, रिटायर को रखे या सिविलियन बंदे को रखे, वो उसके हिसाब से उनको लोकेशन के हिसाब से सैलरी देते हैं, और हम जो कि न्यूट्रल बंदे होते हैं बिल्कुल, और हमें तो मतलब कुछ बताया नहीं जाता लोकेशन के हिसाब से, चाहे बैंक की हो या मतलब शहर के अंदर किसी गुंजान उसकी जगह हो, तो हमें क्या किया जाता है कि 2700 रुपये या मतलब 2800 रुपये मतलब इस तरह जो ना आपको देंगे। सैलरी की आपकी सैलरी 25,000 रुपये सैलरी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट पेपर में पढ़ता रहता हूँ, लोगों के मुंह से सुनता हूँ गवर्नमेंट ने 37,000 रुपये कर दिया है, यूँ कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो पेपर की हद तक है या लोगों की बातों की हद तक है, ठीक है ना। सैलरी में कोई इजाफा नहीं, अमल क्या है या हमारी सैलरी में इजाफा हुआ ये हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर 25,000 रुपये में घर कैसे चलता होगा वो भी ज़रा बताएं। घर यूँ चलता है कि मैं रोज़ाना मेरे 200 रुपये किराया लगता है, 6,000 रुपये किराया निकालते हैं सीधा सीधा। हर महीने की 10 तारीख को हमें सैलरी मिलती है, ठीक है। उसमें हम अगर मैं 6,000 रुपये अपनी जेब में अलग से कर लूँ ना, तो फिर मैं यहाँ आकर ये भाई वगैरह जो कि 50 रुपये की चाय बेचते हैं, अगर मुझे 30 की भी देंगे तो मैं नहीं पी सकता। 10, 12, 15,000 रुपये का राशन आ जाता है। और राइट काशान, थैंक यू सो वेरी मच। और ये है एक आम आदमी का हाल जिसकी तनख्वाह है 22-23 हज़ार रुपये की, वो करेगा कैसे गुजारा इस पूरी सिचुएशन के अंदर। चलिए हम बात इसी पे कर लेते हैं। हमारे साथ माहिरा माशियात चौधरी अकमल साहब मौजूद हैं। अकमल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हम सीधा बात ही कर रहे हैं बजट के हवाले से। सो कैसा देखते हैं आने वाले बजट को, ख़ास तौर पे उस आम आदमी के लिए, वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर वो मज़दूर हो, कैसा देखते हैं बजट?
देखिए आने वाले बजट में जो है ना वो महंगाई में इजाफा होगा। मतलब ये तो ओपन सबको नजर आ रहा है ना, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पेट्रोलियम लेवी को 78 रुपीज़ से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया जाएगा, तो 22 रुपये का तो यही इजाफा हो जाएगा फ्यूल की कीमत में पर लीटर। प्लस उसमें 2.5% जो है वो कार्बन टैक्स के नाम पे ऐड किया जा रहे हैं। तो आपके जो फ्यूल है उसमें 30 से 31 रुपए का तो ये इजाफा हो जाएगा 1 जुलाई से, अगर एट वंस जो है हुकूमत उसको अप्लाई करती है। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप चेक करें तो जो रेट है उसके फ्यूल के वो 64 पे चल रहे थे पिछले महीने में, तो वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गए। तो आज या कल का जो रेट है वो $67 पर बैरल का है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ी सी प्राइसेस अपवर्ड गई हैं। आपने बजट स्पीच खुद भी सुनी होगी, उसके बाद जो उसका टेक्स्ट आया वो भी हमने देख लिया। अब उसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। जैसे ये तो कह दिया गया है कि अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदारी करती हूँ तो मेरे ऊपर 18% GST है, सेल्स टैक्स है। अब वो सेल्स टैक्स मैंने कैसे देना है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसी तरह से ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर्स यानी जो लोग IT से जिनका ताल्लुक है उनके ऊपर टैक्सेशन करेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और बहुत सारे टैक्सेस के बारे में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, उसका भी कोई अता पता नहीं है। देखिए ये हुकूमत की जो है ना पॉलिसीज में और इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस है। एक तरफ जो है ना हुकूमत ऑनलाइन जो सिस्टम है या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको प्रमोट करना चाह रही है, IT सर्विसेज को, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रही है, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम और कई सारी चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट की हुई है। लेकिन साथ ही साथ जो इस किस्म के टैक्सेस लगा के खुद इस चीज़ को डिस्करेज कर रही है। फॉर एग्जांपल कई ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, मतलब मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई ख़वातीन को जानता हूँ जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है ना वो कपड़े या जो भी चीज़ें होती हैं घरेलू अशिया, जो अपने बेड शीट्स ये वो उनको सेल करती हैं। उसके ऊपर जो है वो जो डिलीवरी कोरियर सर्विस है वो उसके ऊपर अमाउंट ऐड हो जाएगी और उसका टैक्स जो है वो पेमेंट में से कटेगा। ज़ाहिर है उसकी अदायगी जो है वो या तो ऑनलाइन होगी या क्रेडिट कार्ड के जरिए या जो भी कैश ऑन डिलीवरी पे उसके पैसे कट जाया करेंगे। जी हाँ, कैश ऑन डिलीवरी में वो रकम जो है ना उनकी ऐड हो जाए करेगी अमाउंट में। इसी तरीके से जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, ये बात जानते हैं कि ये इस तरह का जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनका मार्जिन मतलब एक में देखिए मिसाल दे रही हूँ मैं, एक 3600 रुपए का सूट में जाके खरीदती हूँ, वो ऑनलाइन वाला अगर 3000 रुपए का बेच रहा है तो मैं उससे खरीदूंगी क्योंकि मेरा पेट्रोल बच रहा है और उसको भी उसी का मार्जिन है, वो घर से बेच रहा है। अगर उसमें हमने 18% टैक्स लगा दिया है तो मेरा तो फर्क ही खत्म हो गया ना। ऑनलाइन बिजनेस विल बी डिस्करेज्ड। यस, मैं अगर ग्रोसरी बात करूँ ना, ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें मैंने आपसे शुरू में यही बात अर्ज की कि जो हुकूमत की कॉल और फेल में बड़ा डिफरेंस है ना, यही बात तो मैं कर रहा हूँ। एक तरफ आप देखेंगे जी हुकूमत कहती है हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है, हमने जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं उनसे टैक्स लेना है। दूसरी तरफ वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेवीज और ड्यूटीज में जो है ना वो इजाफा करते जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को देना पड़ता है ना। पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं, GST जो भी लगा रहे हैं, तो वो तो जो भी बंदा खरीदेगा वो टैक्स देगा। और ऑन दी अदर हैंड इनकम टैक्स जो है वो आप उसमें जो है ना वो कोई कारकर्दगी नहीं है आपकी, ना आप टैक्स पेयर जो है पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे टैक्स आपका टोटल जो इस वक्त 5000 अरब रुपए जो है ना वो इनकम टैक्स से जो है ना वो कलेक्ट होगा। उसके अलावा जितनी भी पेमेंट है वो इनकम टैक्स की नहीं है, डायरेक्ट टैक्स की नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एलीट कैप्चर जो इस मुल्क में है, माफिया का जो कंट्रोल है वो अभी तक कायम और दायम है। और चौधरी साहब मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि जो फूड डिलीवरी एप्स होती हैं उन पे भी फिर यही टैक्स लगेगा? आवाज नहीं मुझे किसी जो फूड डिलीवरी एप्स होती हैं उन पे भी टैक्स बढ़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल सही है। हर एक चीज जो है ना वो चाहे ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हो, चाहे फूड डिलीवरी की सर्विसेज हो, चाहे जो है वो ये मतलब ग्रोसरी आइटम कोई ग्रोसरी के आइटम हो, चश्मे हो, खिलौने हो, जो भी आइटम आप ऑनलाइन मंगवाएंगे दीज आर नाउ टैक्सेबल, तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम चौधरी अकमल साहब। अब मेरे दिमाग में ये सवाल, टू टेक ब्रेक क्विकली, लेकिन मेरे जहन में ये आ रहा है कि राइडर पर आपने कार्बन लेवी भी लगा दिया है, उधर से उसके बिजनेस के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है जो उसका बिजनेस प्रोवाइडर है। आई डोंट नो गरीब का क्या होने वाला है। वेल लेट्स टेक अ ब्रेक।
बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हाँ, गर्म तो है, लेकिन चलिए अब है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मामलात बहुत गर्म है सफारती महाज पे भी। और आजकल भारत के साथ जो कुछ हो रहा है, उनकी पिछले 75 साल तारीख में इतना बुरा नहीं हुआ होगा, जैसे कि उनके खुद सरेंडर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इतना छोटा कभी नहीं हुआ होगा। तो वो उनका जो कद है वो मुसलसल छोटा होता जा रहा है। अब अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रॉस, उन्होंने डीसी में ये बताया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि महकमा खारजा के आला हुक्काम ने वाशिंगटन के दौरे पर पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द से मुलाकात की है। और साथ ही एक भारतीय सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनसे एक मरतबा जिस तरह वो लपाट के सवाल करते हैं कि क्या वो करेंगे ये वो, फिर उसके बाद टेमी ब्रॉस ने उन भारतीय सहाफ़ी को जवाब कैसा टीका के दिया, ज़रा सुनिए। इसको कहते हैं गजब बेइज्जती। क्लास से पकड़ के बाहर निकाल देंगे मिस, अगर आपने मजीद किया तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है सारिया। आई थिंक नथिंग। आपके ओवरऑल नज़रिए को जो है वो बार बार इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, इससे ज़्यादा आप अपनी बेइज्जती तो करवा ही रहे हैं, अपने मुल्क की भी करवा रहे हैं। एंड सफारती महाज पे नाउ US is getting closer to China. So what will actually happen to India in all that scenario? जहाँ पर वो हासिल करना चाह रहे थे अटेंशन। प्लस ये भी कि टेमी ब्रॉस ने ये भी कहा है कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। सो द बिगेस्ट स्कूप इस तमाम तर मामले में टेमी ब्रॉस कहती हैं कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। ट्रंप का दौर अभी शुरू हुआ है बॉस, तो इसी पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। सफारतकार वाली टीम जो है हमारी, थैंक यू सो मच सर, एंड बिलेटेड ईद मुबारक सर। सो द थिंग इज कि डॉक्टर साहब, एक तो ये भारतीय सहाफ़ी की जो बेइज्जती है, इससे सिर्फ ये सहाफ़ी की बेइज्जती है, हमें कहना नहीं चाहिए कि बेइज्जती, इट्स लाइक कि उनको शटअप कॉल जो दी है, ये सिर्फ उस पैराडाइम में नहीं, इसको बड़े पैराडाइम में भी देखना चाहिए। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टेमी ब्रॉस कह रही हैं कि सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करना चाहेंगे अपने दौर में, वो ऐसा होता देख रही हैं। दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ बिग। Yeah, indeed it's big because इनकी डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश रही है और जारी है उसमें कि किसी तरीके से पैचअप करते जाए, मां सिवाय गजा के मामले में और यूक्रेन के मामले में उनका दूसरा नजरिया है। बाकी जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, चाइना से रिलेशन हैं, कल आपने देख ही लिया, उन्होंने अपने मसले हल कर लिए, ट्रेड के 10% और 50% पे राजी हो गए, दोनों खुश। और ट्रंप ने बयान दे दिया कि हमारे तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं चाइना से। इस चीज को ध्यान में रखें। दूसरा ये रखें कि रशिया से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, इस चीज को ध्यान में रखें। और तीसरी बात ये कि रशिया और ईरान के ताल्लुकात जाहिर है उनके मुआहदे भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, और दूसरा चाइना और ईरान के मुआहदे और ताल्लुकात भी हैं। और अब एक और बयान मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद तफसील देता हूँ कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि जौहरी मुआहदा ईरान के साथ होना दुश्वार नजर आ रहा है और जंग के आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी की तैयारी पिछले काफी बरसों से 5, 8, 10 सालों से चल रही थी। महसूस ये होता है कि वो बादल अभी मंडला रहे हैं और ईरान ने उसका बता दिया है कि हम उसका जवाब कैसे देंगे। आ जाते हैं वापस इस बात पर, कश्मीर का मसला इस वक्त दोबारा दुनिया के सामने क्यों उभर के आया है। इंडिया ने पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से इस चीज को बायलैटरल के करके दबा देता था, और जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन जाती थी कोई, तो वो कहता था ये देखो शिमला मुआहदा और ये बायलैटरल, हम तो बायलैटरल तौर पर इसको करेंगे, आपका कोई ताल्लुक नहीं है मल्टीलैटरल, यानी यूएन जो है वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, तो कहते थे उसकी जरूरत नहीं, और वो एजेंडे से ड्रॉप हो जाता था अक्सर। अब महसूस होता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने और पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है पाकिस्तान तो इस मामले में ज़ाहिर है बड़ा ओपन माइंडेड है, हमने मीडिएशन कबूल की, उन्होंने मीडिएशन कबूल की, लेकिन वो अभी तक डिनायंस मूड में है। क्यों है डिनायंस मूड में? वो इसलिए है कि उनका पूरे का पूरा फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन वो तबाही की तरफ चला जाता है अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पब्लिकली। अंदर से तो उनको पता है और वो बता भी रहे हैं यूएस को, लेकिन बाहर से अगर उन्होंने कर दिया तो वो जो उनका स्टैंड था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि मल्टीलैटरल। जब मल्टीलैटरल ये मसला बन जाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो अब तक के रेजोल्यूशन है तकरीबन 16 के करीब, वो रेजोल्यूशन दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। अब तक तो वो इसलिए पैसिव थे कि वो बायलैटरल मामला इंडिया कह के दबा देता था। जैसे ही ये बात मल्टीलैटरल पे आ गई, यानी कि यूएन का एजेंडा दोबारा जिंदा हो गया, जिंदा तो है वो, दोबारा एक्टिव हो गया और वो रेजोल्यूशन एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप के ये मस्बत बयानात
स्पोक्स पर्सन ब्रूस के ये मस्बत बयान जो उन्होंने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं और अपने टेनोर में चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को किस तरह हल करें, और वही एक वाहिद शख्सियत है पूरी दुनिया में जिस तरह के स्टेट डिपार्टमेंट कह रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का मतलब है फॉरेन पॉलिसी, कह रहे हैं कि वही एक शख्स है जो कि दोनों तरफ को टेबल पे ला सकते हैं। सादिया, विद योर परमिशन, इसका मतलब एक कमेंट डॉक्टर साहब आपसे ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। मैं नाम भूल रहा हूँ लेकिन आपको ज़रूर याद होगा, उनके अमरीकी एक जर्नल है, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है। माइंड कोराला, देखिए ग्रेट माइंड थिंक अलाइक सर, तीनों माइंड थिंक अलाइक कर रहे हैं। सो बड़ा अहम बयान कि भारत के साथ आप अकेले नहीं चल सकते, आपको बाकियों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। दिस इज अगेन अ मेजर शिफ्ट इन आवर रीजनल पॉलिटिकल डायमेंशन। 24 तारीख से अब तक के तसलसल को देखें आप, किस तरह मस्बत अंदाज में मामला जा रहे हैं और ख़ासतौर पे हमारी कोशिशें और काविशें रंग लाना शुरू हो गई हैं। क्या हुआ वो 24 मई को पहला एलामिया आया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें के तमाम अकाबरीन, तमाम लीडर्स मिलिट्री के, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल और बाकी तमाम चीफ जो नेवी और एयरफोर्स के और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उसमें मौजूदगी और पॉलिटिकल लीडरशिप वहां मौजूद, उन्होंने एक एलामिया जारी किया। उस एलामिये में क्योंकि 23 मई को इंडिया ने पाबंदियां पाकिस्तान पे लगाई थी, हमने उसका जवाब दिया और साथ में एक इजाफी बात हमने कर दी कि एयर स्पेस को भी हमने बंद किया और साथ में हमने बता दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है ऐलान जंग के तौर पर, कि ये तो इससे जंग से कम नहीं होगा, ये तमाम बातें। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कह दिया कि हम बिल्कुल ओपन वे में, थर्ड पार्टी से ट्रांसपेरेंट वे में अपनी पहलगाम का आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इसको इंक्वायरी करा लें, आप किसी भी उससे। तो ये चीज़ें इतनी मरबूत किस्म की थी कि दुनिया इस चीज़ पर कन्वेंस होना एक कुदरती अमर था। अच्छा, उस पर कन्वेंस हुई, उसके बाद ये डेलीगेशन गया, डेलीगेशन ने उस पर सोने पर सुहागा करके हर चीज़ को उसको कंसिस्टेंसी के साथ, खूबसूरती के साथ, सही तरीके से बयान करना शुरू किया। तो जहन साजी होना शुरू, ओपिनियन, वर्ल्ड ओपिनियन बनना शुरू हुई। और फिर जियोपॉलिटिकल मंजरनामा जो कि आप देखें चीन से अमेरिका के हालात आपने ये महसूस किया, करेक्ट मी इफ आई एम ओवर थिंकिंग द होल सिनेरियो, हमेशा हमारे जो यूएसए के साथ ताल्लुकात रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता था कि अमेरिका इज़ टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, यू नो, जहाँ पर अपना काम था। एंड देन इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ, इवन जो जज साहब का उनका अपना जो कमेंट आया उस पर ये कह रहे हैं कि हम भारत की वजह से पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को नज़रअंदाज। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर हमें डू मोर का मुतालबा नज़र नहीं आता। हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम ताल्लुकात हमवार करने की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के मसले को हल करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लाइक इंडिया और मे बी मोर। No, in this case, it appears that it's even more than what the importance India is getting, and it is amazing, surprising, क्योंकि इंडिया की जो चीज़ है, इंडिया के जो डिफेंस के मुआहदे हैं, इंडिया के बाकी मुआहदे अमेरिका के साथ हैं, वो बड़े कलीदी किस्म के नेचर के हैं और अब भी वो ताल्लुकात इंडिया के उनके बरकरार रहते नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान को चाहेंगे कि उनसे दोबारा अपने एंगेजमेंट को और अपनी रिलेशंस को दोबारा इस्तवार कर लें, बीच में जो हचकोले आए थे उसको ख़त्म करने, और तारीफ़ें शुरू हो गई हैं। काउंटर टेररिज्म की तारीफ़ हो रही है, पाकिस्तान की कोऑपरेशन की तारीफ़ हो रही है। पहली दफ़ा इंडिया को बिल्कुल बुलाया ही नहीं और हमारे चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल नासिफ मुनीर को इनविटेशन आ गई। 250वें जो मिलिट्री का उनका वो है दिन है अमेरिका में, और वो जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़ें, और उससे पहले आप एक और स्टेप देख लें, चंद दिन पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा में 1998 की सैंक्शन कमेटी की हमें सरबराही मिली, चेयरमैनशिप और वाइस चेयरमैनशिप काउंटर टेररिज्म की, इंडिया में मातम पड़ गया कि भाई ये तो टेररिज्म का हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पाकिस्तान को वो सिक्योरिटी काउंसिल की सब कमेटी का चेयर और डिप्टी चेयर बना रहे हैं और उसके साथ मजीद 2 वर्किंग ग्रुप का डिप्टी वहाँ में सरबराही दी। तो ये तमाम चीज़ों का एक तसलसल है जिससे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की अहमियत अब इस जियोपॉलिटिकल तनाजुर में भी और वैसे बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें सबसे अहम वजह यह है जो कि बिलावल भुट्टो ने बयान कर दी कि पिछली मरतबा तो मीडिएशन का टाइम मिल गया था डोनाल्ड ट्रंप, इस बार नहीं मिलेगा या दुनिया को,
लेकिन इस मरतबा 20 सेकंड से ज्यादा हमारे पास नहीं होंगे। और उनका इशारा किस तरफ था, ज़ाहिर खोल के तो वो नहीं कह सकते थे। मैं तो एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं, उसको इंटरप्रेट करके आपके नाज़रीन के लिए बता सकता हूं। उन्होंने कहा जी 20 सेकंड का टाइम होगा, इसमें किसी के पास नहीं टाइम होगा कि वो मीडिएशन कर सके और दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेज इसके बड़े खतरनाक होंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं हर जगह, क्या कहा उन्होंने, कहा अमेरिका में, कल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं की है, वरना कहा। अब वो क्यों कहा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है या हमारे पास भी मिसाइल्स हैं, उनमें एक कैपेबिलिटी है कि उसमें आप न्यूक्लियर वारहेड लगा दें या कन्वेंशनल वारहेड लगा दें। अब जब वो फायर होता है दूसरी जानिब से, तो हमारे पास तो 20 सेकंड है ना, हमें क्या पता कि इसमें न्यूक्लियर वारहेड है या इसमें दूसरी चीज है। तो एक रिएक्शन तो कुदरती अमर है, एक नेचुरल, बिल्कुल साइंटिफिक अमर है। तो जी डॉक्टर साहब, अब ये बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तान, सादिया भी कह रही हैं कि भाई ये पहली मरतबा इतना क्लोज आया है, बट वे हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं ये ममालिक के दरमियान कोई लव रिलेशनशिप नहीं होता भाई, ये मफाद का रिलेशनशिप होता है। हम कैसे भूल सकते हैं अमेरिका, उस अमेरिका को जो मुजाहिदीन कहता था और रैम्बो आके फिल्म बना रहा है अफ़गानिस्तान में और उनको जो है वो तालिबान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दैन फिर वही उनके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देख लिया। सो अभी जो यूएस सेंटकॉम चीफ हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, दैट इज़ फिनोमिनल पार्टनर पाकिस्तान इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा, यानी कि पाकिस्तान के लिए ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे मुशर्रफ के टाइम पे आई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, और बड़े अरसे बाद ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई है। कितनी देर पा ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको लगती है? पाकिस्तान इस विंडो से क्या कुछ एक्सप्लॉइट कर सकता है? जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, मफादात परमानेंट होते हैं मुल्कों के। लिहाजा आज ये है तो कल आप ये तो ना करें। ये तो हम पर डिपेंड करता है और दुनिया के बदलते तगय्युरात पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह, पहली दो चीज़ें उसमें आ जाती हैं, हमारी अहमियत जियोपॉलिटिकल लिहाज से कितनी रहती है, और दूसरा हमारी फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी किस लिहाज से डायनामिक है, जो कि उसको एडजस्ट करती जाती है। इन दो बातों के गिर्द सारी की सारी बातें फिर महबर है, सारी की सारी बातें इसके गिर्द घूमती हैं। तो लिहाजा अगर दोबारा इसकी बात की जाए कि कैसे इसकी थोड़ी सी वजाहत अगर की जाए, तो इस वक्त हमारी जियोपॉलिटिकल अहमियत इसलिए बढ़ती जा रही है कि चाइना, मैं इशारे देता जाऊंगा, अगर आप कहें तो एक्सप्लेन कर दूंगा टाइम का मैं। तो चाइना का रिलेशन ईरान के साथ देखें, बहुत बेहतर रिलेशन है, 400 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट और उनके मुआहदे भी हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बाकी बहुत सारे मुआहदे हैं। रशिया के आप देखें ईरान के साथ काफी सारे मुआहदे हैं। कल की धमकी देख लें डोनाल्ड ट्रंप की, जो ईरान को दिया कि जंग अब महसूस होता है कि करनी पड़ेगी। ईरान के जवाबी धमकी देख लें कि हम उसका जवाब देंगे और कोई बेस भी महफूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाइना जो सपोर्ट देता है ईरान को, बिल्कुल वो खतरनाक किस्म की सपोर्ट वो ना दे, रशिया वो सपोर्ट ना दे, और दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ न जाए और ईरान पर भी हमला हो जाए, न्यूक्लियर जो है उसका न्यूट्रलाइज भी हो जाए। ये चीज़ें जो है ना सामने, इसकी इंटरप्रिटेशन एक जैसा जियोपॉलिटिकल मामलात का जो स्टूडेंट है वो इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं दुनिया इस मामले को। तो उस चीज़ पर आए में देख लें कि पाकिस्तान जाहिर है चाइना के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, और अब इसका दूसरा एंगल ये है कि पाकिस्तान में अमेरिका को हर लिहाज से फुटहोल्ड चाहिए, उनके साथ राब्ते चाहिए, क्योंकि काउंटर टेररिज्म में फिनोमिनल कोऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बयान कर रहे हैं, और वो भी नो वन लेस देन द सेंटकॉम कमांडर माइक कोयराला, और किसके सामने? डिफेंस सर्विसेज कमेटी के सामने, जो कि कांग्रेस की कमेटी है, उसके सामने जब बयान दे रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हचकोले आते रहे हैं, कभी सैंक्शन लगता है, कभी उस पर पाबंदियां लग जाती हैं, कभी उस पर सारी की सारी मराहत विड्रॉ हो जाती हैं, कभी उनको कहा जाता है कि टेररिस्ट का हब रहा है, कभी उनको कहा जाता है सारी चीज़ें, वो चीज़ें अब सामने नहीं है। उस पास्ट को सिर्फ जयशंकर जो है ना, शंकर, वो दोहरा रहे हैं। दुनिया जो पहले करती थी वो तो नहीं कर रही है ना। और इसका मतलब ये कि जियोपॉलिटिकल तगय्युरात भारत को जितना जल्दी रियलाइज करे कि अब देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उतना ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद है अहमद। और बहुत चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अगर हम उन तब्दीली और उन तगय्युरात को अपने जहन में ना रखें तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। और हम देखिए, हम पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते व्हेन इट कम्स टू जून जुलाई वेकेशंस, राइट? या, एंड आई वुड आस्क यू कि इफ आई गिव यू अ चांस कि अभी यू कैन गो समवेयर, वेयर वुड यू गो?
देखिए, इस पे बहुत सारे अवामिल कार फरमा हो जाते हैं कि क्या जहाज़ से जाना है, जहाज़ का किराया कितना है। अगर अच्छा चलो, इफ आई एम फाइनेंसिंग इट फॉर यू, वेयर वुड यू गो? मुझे स्विट्जरलैंड भिजवा दें आप। ओके, I would still go to Pakistan. अगर स्विट्जरलैंड की बात हो ही गई है, हाँ। अगर हो ही गई है तो चलिए आपको पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड में चलते हैं ना। जो स्वात है, और स्वात की एक वादी है उशू से बिल्कुल आगे जाके आता है एक झील, और उसका नाम है महूडन। और उस झील से पहले आती है एक आबशार। 2-3 आबशारें आती हैं। सबसे बड़ी आबशार जहाँ पे लोग जाके बैठते हैं, ठीक है। एक तो वो हो गई। फिर अगर आपको शौक है तो चलिए आपको सफ़र कराते हैं ना आज महूडन का। तो फ़र्ज़ कीजिए आप स्वात से कलाम आए हैं, मिंगोरा से कलाम आपको लगे हैं जनाब 4 घंटे कलाम पहुंचने में। कलाम पे आप एक दिन रेस्ट कीजिए और उसके बाद वहाँ से उशू जंगल से होते हुए और आगे जाइए, 4 घंटे मजीद आपको लगते हैं महूडन। दिस इज़ महूडन, ये महूडन झील है। और महूडन झील पहुँचने में आपको 8 घंटे लगेंगे अगर आप वन गो जाएँ, बिकॉज कहीं रोड है, कहीं रोड नहीं है। ठीक अच्छा, है। तो यहाँ पर जाना कैसे, मुझे ये तो बताएं। हाउ कैन आई गो इन माय ओन कार फैसल? मैं अमेज होता हूँ कि लोग ऑल्टो पे पहुंचे हुए होते हैं। मैंने वीडियोस देखी हैं। अपनी गाड़ी के साथ ऐसा मत कीजिए। जीप्स होती हैं तो आप उन जीप, हाँ, वो उस पे आप जा सकते हैं। सिक्योर ज़्यादा बेहतर है ना। अच्छा, जैसे ही आप महूडन एंटर हो रहे होते हैं, आपके बिल्कुल उल्टे हाथ पे भी एक आबशार है, तो आप उस पे भी ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं। देन यू गो फॉरवर्ड, तो जितना आगे आप जाएंगे तो आपको महूडन झील जो है नजर आएगा। आई विश कि हमारे पास वो ऊपर से शॉट होता महूडन का, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त शॉट आता है। चलो, ये तो हुआ कि हम गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती है, यानी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। टेल मी अबाउट अकोमोडेशन और होटल्स, कितने एक्सपेंसिव हैं, कितने ज़्यादा है? क्या महूडन के वहाँ लेक के ऊपर भी कैंप्स होते हैं, क्या होता है? ओके, एकोमोडेशन सबसे पहले कैंप्स होते हैं, कैंप साइट भी है। इसके साथ साथ होटल्स भी बने हुए हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हैं। ग्लास ग्लैम्स हैं वहाँ पे भाई, ग्लास ग्लैम्स हैं, तो वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। दैट्स 10,000 पर नाइट, 10,000 पर नाइट। और लेकिन ये हो गया आपका एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन तो है, सर्दी होती है वहाँ पे क्योंकि ऊंचाई पे है वो, तो आपको वहाँ पे सर्दी मिलेगी, गर्मी में भी सर्दी मिलेगी आपको, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये हो गया। फिर आ जाते हैं आप खाने पे। बड़ा ज़बरदस्त अंडा पराठा एंड ऑल मिल जाता है। लेकिन अगर आप नेचर के शौकीन हैं तो महूडन से 3-4 घंटे 5 घंटे आगे की ट्रैक पे जी आप जाएं, और वहाँ पे लोग रात में ठहरते हैं तो और रात में ट्राउट मछली का शिकार करते हैं। अब मुझे ये बताओ, I want to go there, रात में ट्राउट मछली का शिकार करने के लिए तो उस जगह पर कैंप करना होगा। कैंपिंग के लिए मुझे अपना बंदोबस्त करना होगा। लेकिन अगर आपके वहाँ पे होटल वाले से अच्छी बातचीत है तो वो भी आपको कैंप, लोग बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ हम जाते हैं ना, तो सारी द चेक्स आर के जी एकोमोडेशन है, फूड है, हॉस्पिटैलिटी इट्स गुड, है बिल्कुल है, ठीक है। कम्यूट भी लंबा है लेकिन है। और खूबसूरत कितना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिल तोड़ूंगा जरूर लोगों का, क्योंकि महूडन पे जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, दरख्तों को बुरी तरीके से बेदरेख काटा है। यार, महूडन के आसपास तुमने देखा है फैसल, वो जो कश्ती जो चला रहे हैं उसकी वजह से बहुत छोटे उसके ऊपर ही कैंपिंग कर दी है, और फिर वो जो वहीं पे कैंप्स बिल्कुल महूडन के ऊपर बना दिए हैं, अब वो वहाँ रह रहे हैं। वो कश्ती डीजल की चल रही है ना महूडन में, वो गंदा कर रही है, गंदा कर रही है। और जो होटल्स का सारा एक्सक्रेशन वहाँ से निकलता होगा, वो भी अंदर जा रहा है, वो भी वहीं जा रहा है। होटल वाले फिर थोड़ा जो है ना बचा लेते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे घूमने फिरने आते हैं सारा वहीं कचरा फैला रहे होते हैं। सो उससे बेहतर है कि आप आगे, अब सैफुल्ला झील भी वहाँ जा सकते हैं। तो हमारे नुमाइंदे अनवर शाह जो हैं वो भी हमें मजीद अब जरा अपडेट कर लेते हैं कि भाई अगर जाएँ छुट्टियों में तो इस वक्त वहाँ की क्या खूबसूरती है। अनवर, ओवर टू यू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के तफरीही मुकाम बहरीन में। बहरीन स्वात का खूबसूरत इलाका है। यहाँ के हसीन नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। सयाह जब यहाँ से गुज़रते हैं कालाम की तरफ तो इस इलाके में ज़रूर ठहरते हैं और यहाँ के ठंडी हवाओं से लुत्फ़ भी उठाते हैं। ईद के अयाम के दौरान 3 दिनों में 3 लाख से ज़ायद सयाहों ने इस इलाके का विज़िट किया है, जिसमें गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरीन के मुकाम पे। सयाह यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ का मौसम, आपका टूर कैसे गुजर रहा है? जी, हम मिंगोरा से आए हैं। टूर तो बहुत अच्छा गया। ये बहरीन ऐसा जगह है जो कालाम, मल्तान, महूडन जहाँ भी लोग जाते हैं यहाँ स्टे ज़रूर करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुश्किलात है सयाहों के लिए। जैसा कि आपने कहा कि 3 लाख सयाह आए हुए हैं, तो ट्रैफिक रश के वजह से
और चूँकि पुलिस भी नहीं थी तो रश बहुत ज़्यादा था, लोग को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा जी, आपका टूर जैसा मेरे दोस्त ने कहा, टूर तो हमारा बहुत अच्छा गया, लेकिन रोड की मुश्किलात की वजह से हमने बहुत सामना करना पड़ा और ट्रैफिक जो थी बिल्कुल नहीं है। 3 दिन तक रोड जो थे वो बंद थे। हमें हुकूमत से अपील है कि रोड पर जल्द से जल्द काम करे, ट्रैफिक एहलकार को यहाँ मुकर्रर करे कि सियाहों को और भी आए जो आए उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े और यहाँ आकर मौसम एंजॉय करे। जी, तो स्वाद दीगर सयाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दीगर को हम यही कहेंगे कि यहाँ आए, स्वाद बहुत अच्छी जगह है, एंजॉय करे, फुल मस्ती। जी, जैसा कि आपने सुना कि सयाह यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं और वो दीगर सयाहों को भी ये पैगाम देते हैं कि वो यहाँ पे आए और यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाए। जी, ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच। फुल मस्ती, यू नो, एक सयाह कह रहे थे फुल मस्ती करेंगे हम। जा रहा हूँ मैं फुल मस्ती करने। मैंने फाइनेंस वाला झूठ बोला था, बैठे रहो इधर। नहीं, फुल मस्ती ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक। आई विल हैव टू टेल हिम कि मैंने ब्लफ किया था, मैंने फैसल के साथ ब्लफ किया था, कोई पैसे वैसे नहीं दे रही। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेला तो क्या हम क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे? कल लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट में देयर वाज एब्सोल्यूट फैंटास्टिक क्रिकेट। हम बात कर रहे हैं WTC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या जबरदस्त दिन था सादिया। 14 विकेटें। हाँ एग्जैक्टली, जब बवूमा डिसाइडेड टू यू नो गो फॉर बॉल फर्स्ट तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं फॉर दिस बैटिंग लाइन फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट दे डिड मैनेज टू गेट देम ऑल आउट 212 रन्स पर फिर जब कमबैक हुआ और फिर हाँ आई थिंक हमें स्टीव को नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह से वो खड़े हो गए और उसके बाद वेबस्टर ने जिस तरह से बैट किया और उनका साथ दिया। आई थिंक वो भी हमें नहीं बोला 72 और 68 आई थिंक एक मौके पे जब ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे तो उस वक्त स्टीवन स्मिथ और जनाब उनके साथ बियो वेबस्टर आए। स्मिथ गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने, 66 उन्होंने बनाए, फिर वेबस्टर ने 72 बनाए। तो एक मौके पे साउथ अफ्रीका ने अच्छा शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, फिर आउट ऑफ नोवेयर एडन मार्करन कम और उन्होंने स्मिथ को आउट कर दिया। तो साउथ अफ्रीका ने फाइट बैक किया और दिन के इख्तिताम होते होते फिर मिचेल स्टार्क ने बताया कि वो मिचेल स्टार्क क्यों हैं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम कगिसो रबाडा जिन्होंने 5 विकेट हासिल की, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी आते ही 4 विकेटें गिरा दी। एक और चीज़ ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है वही खड़ा है जहां पर कल हमने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों के बाद कमबैक करते हुए देखा, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर 4 विकेट्स। साउथ अफ्रीका हैज टू मेक अ कमबैक फ्रॉम देयर, बट कैन दे? ये एक सवाल है, तो ये तो आज का दिन ही बताएगा। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के पास ये ह्यूज मौका है टू टेक इट अवे फ्रॉम देयर। यू नो वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग साउथ अफ्रीकन जो है वो चोकर्स हैं, ये हो जाता है वो जाता है, सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। या वो भी फाइटिंग ग्रेट। आई सो वांट साउथ अफ्रीका टू विन, नॉट दैट आई हैव, मतलब मुझे है कि यार साउथ अफ्रीका को जीतने देखना है। इट्स अ ह्यूज 1000 हां इतने हैं फिलहाल। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। वी हैव गॉट चैंपियंस इन पाकिस्तान ऑल ओवर और आज हम बात करने जा रहे हैं एशियन रोइंग चैंपियनशिप की, जिसमें पाकिस्तान ने 1 नहीं 2 नहीं 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। पताया बैंकॉक में होने वाली एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने, ये सुन लें आप, 10 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यू नो द हाईलाइट ऑफ द शो स्टॉपर जिनकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं शहजाद साहब, इन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है एंड इज़ बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। पाकिस्तान का जब परचम सरबुलंद होता है तो क्या ही ज़बरदस्त बात होती है। आई थिंक शहजाद साहब बताते हैं हमें कि वाकई एज इज़ जस्ट अ नंबर। जहाँ पे लोग 55 साल में अपनी हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, 64 साल में शहजाद साहब ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, टेकिंग अ गोल्ड, दैट टू यू नो कंपीटिंग विद इंडिया। अच्छा ये ऐसा ना देख के लगता है ये तो बैठ के सिर्फ खींच रहे। एक बार जरा एक आम बंदा ना ये सादिया 40 सेकंड नहीं कर सकता। नो चेस्ट एंड बैक एक्सरसाइज में ही आप जरा सी रोइंग के 2 सेट्स लगा लेना, लग पता जाता है। 40 सेकंड नहीं कर सकते आप। तो उन्होंने भारतीय हरीफ जेम्स जोसेफ को पीछे छोड़ा 1 मिनट 32 सेकंड के वक्त के साथ नया एशियन रिकॉर्ड। सो विदाउट फर्दर अडू मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा रहा टूर्नामेंट, हाउ वाज इट? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा कंपटीशन था, बहुत अच्छा उनका अरेंजमेंट भी था, बहुत सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था और बड़ा मज़ा आया वहाँ खेलने में। और जैसे इस रेस में बड़ी टफ एंड टफ फाइट हुई उसके साथ, क्योंकि वो मेरे से 4 साल यंगर था
और हमारा जो एज के जैसी बढ़ती है ना तो हार्ट रेट कम होता चला जाता है, तो हम इतना ज़्यादा फिर हार्ट रेट ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो उस वजह से बड़े और लोगों को मुश्किल होती रही। अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेनिंग मेरी सही थी, फिटनेस सही थी, तो उस हिसाब से खेलते हुए वो पूरी लेंथ जो रेस की थी 1 मिनट 32 सेकंड, उसको मैंने होल्ड किया। शुरू में मैंने लीड ली कुछ 6 मीटर की, और फिर मैंने कहा बस ये 6 मीटर लीड ही रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर चलते रहे, वो फिटनेस सारी काम आई, वो मूवमेंट सारी काम आई, और उसके ऊपर चलते चलते उससे रेस जीती। You were always so fit या कुछ होता है ना, कुछ लोग 30s के बाद या 27 के बाद सबको एक झटका लगता है, हाँ। उसके बाद वो सोचते हैं कि अच्छा अब हाथ रोकना है, थोड़ा फिटनेस की तरफ जाना है। तो ज़रा हमें अपनी रिजीम तो बताएं। ये मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में एनडी में, तो हम लोगों ने रोइंग क्लब बनाया। हमारी लेडी थी खुश नसीबी, वरना पाकिस्तान सोचे रोइंग में कैसे जा सकता है। तो हमारे पास तो बड़ी चौड़ी बोट होती थी लकड़ी की, तो हमें रोइंग का क्या पता। तो उस वक्त एक मैडम थी मिसेस कुरैशी, यूए कुरैशी, अच्छा। वो पाकिस्तानी कुरैशी साहब से शादी की थी, वो पाकिस्तान आई, तो वो बड़ी हार्ड वर्किंग थी। वो मॉर्निंग में जर्मन कॉन्सुलेट में काम करती थी, और उसके बाद दोपहर के बाद हम लोगों के साथ निकल जाते थे। हम कभी इधर से कुछ मांग रहे हैं, कभी घर बक्सलेस पेंट पे जा रहे हैं, कोई पेंट ले रहे हैं, कोई कुछ और ले रहे हैं। तो उस तरीके से उन्होंने सारा अपनी मेहनत से वो क्लब बनाया पूरा, और क्लब के अंदर कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी मैं और मेरा दोस्त है। तो जब हम लोग वो मजदूरियों की रेडी चढ़ाना सीखे ना उसके ऊपर, तो वो मुझसे कहते हैं यार अब भूखे नहीं मरेंगे। मैंने क्यों भाई भूखे क्यों नहीं मरेंगे? कहते हैं यार कुछ नहीं मिला तो ये तो रोजगार मिलेगा। तो वो उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एफर्ट किया। उसके बाद फिर रोइंग के अंदर मैं पाकिस्तान रोइंग को रिप्रेजेंट करता रहा 85 to 90, तो मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और ये रोइंग थी आउटडोर रोइंग जी। तो उसके बाद फिर मैं 90 में बिज़नेस में चला गया, बिज़नेस करने लगा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं बीमार होने शुरू हुआ, और मैंने कहा यार ये तो तरीका सही नहीं है, वो लाइफ अच्छी थी जिसमें फ़िट थे। तो फिर स्लोली मैंने दोबारा अपना फिटनेस की तरफ आया। मेरा 108 किलो तक वज़न हो गया था। एक सर्कल, ये जो आपका कोचिंग सेंटर का एक चक्कर नहीं लगता था मुझे, NCA का जो नेशनल कोचिंग सेंटर, जी, तो उसका एक चक्कर नहीं लगता था फिर मुझसे। फिर वहाँ से मैंने शुरू किया और 108 से 82 किलो तक आया, और वो वहाँ से फिर आउटर के भी मैं 12 चक्कर लगाता था। इसीलिए आपने ये चीज़ रियलाइज नहीं, अगली जनरेशन में भी इसको किया जी। नॉट टू फॉरगेट के जो चैंपियन हैं बैडमिंटन माहौर शहजाद वालिद साहब इनके। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस पे चैंपियनशिप पे तो बात जायज़ भी करूँगा, लेकिन आपने ये चीज़ आगे जनरेशन में मुंतकिल की, तो थोड़ी सी माहौर की बात कर ले, बिकॉज आई हैव इंटरव्यूड हर फॉर लाइक 2-3 टाइम्स माशाल्लाह से। सही। पाकिस्तान की वो चैंपियन बनी, बड़े बड़े नामों को उन्होंने पीछे छोड़ा। पाकिस्तान की फर्स्ट एथलीट है बैडमिंटन की प्लेयर जो कि ओलंपिक्स में गई। जी हाँ बिल्कुल। सो वो आपने कैसे मुमकिन बनाया? क्या सिर्फ वही एक थॉट थी कि जब आपने सोचा कि यार नहीं, लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, या फिर आपने पहले से सोचा हुआ था कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना है? जो माहौर की एज ग्रुप है उस वक्त तो हमारे यहाँ ये हो रहा होता कि डॉक्टर इंजीनियर, सो व्हाट वाज दैट डिफरेंट थॉट? ये बच्चों के अंदर खुद ही होता है, बहुत जगह खुद ही। ये जब छोटी छोटी होती थी ना, तो माहौर को भागने का इतना शौक होता था कि हम लोग जब घर के नज़दीक पहुंचते थे तो कुछ अर्सा पर गाड़ी रोक के ना ये दोनों बहनों को निकाल देते थे, बड़ी जो है ना फरियाल और माहौर, तो ये आपस में रेस करती थी, एंड माहौर यूज टू विन इट। तो ये रनिंग में भी बहुत अच्छी थी, और उसके बाद स्टडीज़ में भी ये बहुत अच्छे हैं। इवन मैं ये बताऊँगा, आपको हैरत होगी कि एक दफ़ा जब मैंने इनको खेल में थोड़ा सा डांट दिया तो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा मैं कल नहीं खेलूँगी हम लोग। तो मैंने बड़ा सीरियस एक्शन मारा, मैंने कहा खेलोगी नहीं ना तो आपको स्कूल में मैं अच्छे पढ़ने भी नहीं भेजूँगा, मैं इधर मोहल्ले के स्कूल में डालूँगा। तो उस चक्कर में फिर मैंने इनको खिलाया, मतलब पढ़ाई करो ना। तो माशाल्लाह there was a back from you ना कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में वो हैमरिक बच्चों को बार बार याद दिलाना भी ज़रूरी हो जाता है। मे भी शायद मैं खुद भी ट्रेनिंग कर रहा था तो वो भी साथ लगी रही। लेकिन अगर अब ये देखें ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सर कोई निकलता है। तो बच्चे के अंदर भी कुछ होना चाहिए, टैलेंट है, वो मेहनत होनी चाहिए। माहौर जो है ना, अभी देखें ना, उसने बच्ची हुई है उसकी शादी में, तो 3 महीने बाद वो फिर नेशनल चैंपियन बनी है। हमने उनको उनकी साहबजादी के साथ इंटरव्यू किया। डिटर्मिनेशन कितनी। और जो दो मेरी दूसरी है रबिया, शायद उसको आप नहीं जानते, तो वो पावर लिफ्टर, तो वो भी माशाल्लाह सही आ रही है।
सही है। वो भी बहुत अच्छी गई। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, आपने बताया कि उस वक्त तो रोइंग के लिए क्या था, खुद ही करना था सारा कुछ, और आप लोगों को एक और नहीं, उसमें मोटिवेशन। बोर्ड्स जो है ना, हाँ। वो मैडम ने जर्मनी कॉन्सुलेट से जर्मनी से डोनेट कराई। और बोर्ड्स भी कोई ऐसी नहीं, कोई आड़ा तो आड़ा हो, जो एम्पायर वर्ल्ड की बेस्ट बोर्ड है जर्मन, वो हमें दी। अब हम कहाँ हैं? That was then। जी। मुझे ये बताएं अब हम कहाँ हैं, बिकॉज हर कोई इतना लकी नहीं होता, फॉर्चुनेट नहीं होता। There are a lot of people who have lot of strength, lot of determination, हाँ, but लेकिन ये है नहीं कि है। आगे रास्ता नहीं है। हम लोग बहुत खुश नसीब थे इस हिसाब से कि जो हमारे सेक्रेटरी थे जाहिद महमूद साहब, वो कलेक्टर कस्टम थे, एंड ही यूज्ड टू कम देयर एंड वर्क। मैं बड़ा सरप्राइज होता था, यार इनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो कलेक्टर हैं। और प्रेसिडेंट जो थे वो मेंबर बोर्ड थे, लेकिन उसके मुमताज़ अली खान साहब वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे। और इनकी वजह से हर साल हमारे 2 से 3 मोर देन 20% इन वन टीम जाते थे, कॉम्पिटिशन्स मिलते थे हमें इंटरनेशनल। तो जो मैं कहूँ ना कि वो एक्सपोजर एक मैडम जो कि लेकर आई रोइंग को पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर जाहिद महमूद और मुमताज़ अली खान, जिन्होंने इंटरनेशनली लोगों को परफॉर्मेंस दी। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथ रिजवान साहब हैं, वो बड़ा अच्छा लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखें अभी ये 14 आ गया, उनका टारगेट यही है। वो बात कर रहे थे कि यार हमने ना इसको और बढ़ाना है, हमने इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह हम पहुंच सकते हैं, तो हम क्यों ना पहुंचे। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी कुछ परफॉर्म करें। क्या ज़्यादा डिफिकल्ट है, आउटडोर रोइंग, इंडोर रोइंग? और लोगों की ज़रा समझ के लिए भी बता दीजिएगा दोनों में फ़र्क। देखें, लोग कहते हैं कि बेस्ट स्विमिंग है, ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट इंडोर है, क्योंकि उसमें भी सारे मसल्स यूज़ हो रहे हैं और आप किसी टाइम भी कर सकते हो। आप ऑफिस से, आपको पता है मैंने यार 15 मिनट करना है, आधा घंटा करना है, आप 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, आप ट्रेडिंग करें, साइड हो जाए। तो वो मैं कहता हूँ स्विमिंग से बेहतर होगी रोइंग, इंडोर रोइंग। इंडोर रोइंग फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है। अब आउटडोर रोइंग में जब आप जाते हो तो उसकी टेक्निक अलग है, उसका कोर्स अलग है, फिर उसकी बैलेंस्ड है, फिर उसको सीधी बोर्ड को लेकर आना है, तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियली भी प्रॉबेबली फाइनेंशियली वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि एक बोर्ड जो है 10, 15, 20 लाख रुपए की भी आती है, तो वो बड़ी एक्सपेंसिव है। इसमें कराची बोर्ड क्लब का भी बड़ा काम है कराची के अंदर, जो कि 1880 से हो रहा है, 100+ ईयर्स हो चुके हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी लोगों को रोइंग की फैसिलिटी दी हुई है। आज भी अगर आप किसी भी ये O&A लेवल स्कूल पे पहुंच जाएं, तो बल्कि उन्होंने गरीब स्कूलों को भी दिया है। बल्कि बड़ा अच्छी बात है, मैंने बोर्ड क्लब की कंपटीशन खेला, उसके अंदर मैंने 40+ में पार्टिसिपेट किया, बीइंग 60+, 40+ में खेला, और अल्लाह का शुक्र मैं जीता। तो उसके अंदर मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, उन्होंने ब्लाइंड को भी रोइंग में लाए हुए, इंडोर रोइंग। आई वाज रियली सरप्राइज। तो ये बोर्ड क्लब का बहुत अच्छा काम है कि उन्होंने ब्लाइंड को भी ले गए। बल्कि अभी जब हम लोग कैप्टन्स मीटिंग हो रही थी उधर एशियन में, थाईलैंड में, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग ब्लाइंड पीपल ऑल्सो इन इंडोर रोइंग, ताकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी बाहर जाएं, तो और वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आए ना। All right, thank you so very much शहजाद साहब for giving us your morning today। और अपनी जीत आपने हमारे साथ शेयर की, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जो सबसे अच्छी बात शहजाद साहब ने आखिर में की कि एक विजुअली इम्पेयर्ड को भी आपने स्पोर्ट्स में डाला। हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनको हमने अक्सर नज़रअंदाज किया है। उनमें वो बच्चे हैं जिनसे उनकी आज़ादी की नेमत बहुत पहले छीन ली जाती है और वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जबरी मुशक्क़त जो है बच्चों से, उसका आलमी दिन जो है वो आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर सादिया, मैं इकबाल मसीह का जिक्र ना करूं तो ये बहुत ज़्यादती होगी। ये वो छोटा सा बच्चा, वो अजीम लीडर कि जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में वो आवाज़ उठाई, वो कारनामा सर अंजाम दिया, और जबरी मुशक्क़त पर अमरीका, स्वीडन, जर्मनी समेत कई ममालिक में बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए। जो जद्दोजहद थी इस बच्चे की, उसने पाकिस्तान में काम करने वाली NGOs के लिए एक आला मिसाल कायम की है, और हर उस फ़र्द की ये शख्स, ये बच्चा आवाज़ बना। अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट एनी मोर विद अस, ही वाज किल्ड। लेकिन एक चीज़ जो सिखाई हमें इकबाल ने, वो ये थी कि अगर आपकी जुस्तजू होती है, अगर आपकी जिद्दोजहद होती है, अगर आप नीयत के साथ एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, तो आप वो करके दिखाते हैं। और उसके लिए जो हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमें बहुत शायद पढ़े लिखे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, हमारे पास शायद बहुत अच्छी बैक होनी चाहिए, हमें कोई बाहर पहुंचा देने वाला होना चाहिए। ऐसी किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपने जहन में क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, और वो क्लैरिटी ज़रूर इकबाल में थी जो हमें नज़र आई। बट डू वी हैव मोर लीडर्स कमिंग लाइक दिस? एक बच्चे ने हमें बहुत कुछ सिखाया,
लेकिन हम उसे आगे कहाँ तक लेकर और जाएं? हम आज हमारे मुल्क में इसमें क्या सिचुएशन है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीज़ा बानो जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, जब एक आम आदमी यानी एक गरीब आदमी जो कि अपना घर नहीं चला पा रहा, जो घर की रोटी नहीं पूरी कर पा रहा, आप जब तक गुर्बत को जो रेशो है हम देखते हैं कितनी आवाम इस वक्त गुर्बत की लाइन से और नीचे चले गए हैं, आप कैसे उस बच्चे के ऊपर सख्ती करवा कर या उस वालिदैन के ऊपर सख्ती करा कर वहाँ से आप निकाल लेंगे उसको लेबर से, लेकिन उसका घर ही नहीं चलता। नहीं, आई डिसएग्री विद दैट एटीट्यूड आल्सो कि जी बस करना ही नहीं है। वो जो चीज़ हम चाह रहे थे, जो हमारे जहन में था कि जी आप उनकी एजुकेशन और उनका उसी एजुकेशन में पूरी उनकी खाना भी देना उनको, उसमें गेम्स भी करानी, वो पूरा करके फिर हाफ डे के लिए आप उनको अगर किसी चीज़ में कराना चाहें। बात यह है कि जी मैं तो कहती हूँ आवा का आवा ही बिगड़ गया ना। आप लोगों ने इतनी सहूलत दी कि फैमिली प्लानिंग हो, ना उस पर अवेयरनेस काफ़ी हुई, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या फैसिलिटीज आप बना सकें। मैं मुझे तो नहीं समझ आ रहा। डॉक्टर साहब, मैं यही अगला सवाल में करने जा रहा था कि सॉरी अब आवाज़ नहीं आ रही। नाउ कैन यू हियर मी नाउ? जी या जी, मैं आपसे यही सवाल अगला यही करना चाह रहा था। आपने भी कहा कि हमारे हुकूमती पॉलिसी आपको कोई नज़र आती है टू डिस्करेज द बर्स्ट इन पॉपुलेशन, क्योंकि हर साल आबादी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है आबादी बढ़ रही है, हम अभी बजट में हमें बताया गया है कि मोर देन 40 या 45% हम खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारे, दैट्स नियर टू हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो कोई इस पे पॉलिसी, जबरी मुशक्कत पे पॉलिसी हो ना हो, पॉपुलेशन के कम करने पे, कंट्रोल करने पे, एनी पॉलिसी दैट यू हैव गॉन थ्रू या आपके नज़र में आई? I'm not sure, but I'm sure कोई ना कोई बेसिक पॉलिसी तो पड़ी होगी। पॉलिसी जी जरूरी है फॉर कवरेज, बट इट्स नॉट द बिगिनिंग एंड द एंड। आपने कुछ करना होगा तो पॉलिसी के कोई फायदा है ना। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप पॉलिसी बना के बैठ जाएं तो उसका क्या फायदा है? So even if they have a policy, point is कि facilities क्या थी, how much was their awareness कि you have to do this। आखिर पूरी दुनिया ने, वियतनाम तक मैं पढ़ रही थी उस दिन कि उन्होंने भी 2 चिल्ड्रन पॉलिसी बनाई थी या जो भी, मगर बात यह है कि आप जब तक उसको जो सपोर्ट चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे नहीं तो वो फिर क्या पॉलिसी को क्या करना है। ठीक, मुख्तसर सा वक्त वो है तो आपका कवर है सिर्फ जी। क्या आप हम बता सकती हैं, आपको खुद क्या समझ आता है कि क्यों हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पॉलिसी में डालते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होती? मैं अब क्या बताऊं आपको, क्योंकि पॉलिसी बनाना और उसको रख देना तो एक लेवल का काम है कि जी हमारे पास तो पॉलिसी है, उस पर आगे अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो आप बताएं मुझे, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं जिस तरह मैंने कहा है, दे हैड टू मेक अपने आपके BHUs का क्या हाल है, उसमें है क्या कोई फैमिली प्लानिंग का एफर्ट या फैसिलिटी, या आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स बंद ही कर दिए थे, फैमिली प्लानिंग पे आते थे, अब इक्का दुक्का आता है ना, कुछ अभी भी नहीं आ रहा, फिर बंद हो गया। बीच में आया था कि जी 2 बच्चे खुशहाल घराना वगैरह जो पहले होता था, फिर अब तो वो भी नहीं मुझे कहीं नजर आ रहा है। तो अगर लोगों को आप ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, याद रखें कि ब्रेन वॉशिंग से लोग कहीं आते हैं, ब्रेन वॉशिंग एंड देन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तब तक तो इसी तरह मनाजिर रहेंगे। फिर आपको अपने बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुनीज़ा बानो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और वक्त की कमी, वुड हैव लव टू टॉक मोर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का दिन सिर्फ मनाने की हद तक ना हो बल्कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तक। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।